चलिए, पीजीबीपी स्टार्ट करा था बेटा, सेक्शन 28 पढ़ा दिया था, कौन कौन से इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। 29 ने बोला था कौन कौन से खर्चे पीजीबीपी में अलाउड होंगे, इनकम टैक्स एक्ट बताएगा। सेक्शन 30 में बिल्डिंग के रिगार्डिंग खर्चे थे, सारे अलाउड हो जाएंगे। याद रखने लायक बस एक ही बात थी, टीनेंट अगर बिल्डिंग के ऊपर कोई कैपिटल खर्चे करेगा तो उसके ऊपर रिगार्डिंग उसको क्या मिलेगा, डेप्रीशिएशन मिलेगा। 31 में बेटा प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर के खर्चे थे, A to Z सारे खर्चे अलाउड हो जाएंगे। 32 इसके बाद डेप्रीशिएशन, मल्टीपल सिचुएशन पढ़ाई थी, सारे का सारा हो गया था। एडिशनल डेप्रीशिएशन की प्रैक्टिस करानी है, वो देख लूँगा बेटा। सेक्शन 35 पढ़ाया था, एक बार वहाँ से एक बार रिवाइज कर लेते हैं तेज़ी से। सेक्शन 35 इन हाउस रिसर्च करेगा एसएससी या डोनेट करेगा आउटसाइड एजेंसीज को जो रिसर्च करता है। कैटेगरी 1 डोनेशन टू आउटसाइड एजेंसी। अगर बेटा मैंने आउटसाइड एजेंसीज को डोनेट किया जो या तो साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं या सोशल रिसर्च कर रहे हैं या स्टैटिस्टिकल रिसर्च करते हैं, 100% डोनेशन शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। डिडक्शन तभी मिलेगी जब सामने वाली पार्टी जिसको मैं डोनेट कर रहा हूँ वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होगी। और नेक्स्ट पॉइंट बेटा, डिडक्शन हमेशा मिलेगी वेदर और नॉट रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ एसएससी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट क्लास में छूट गया था बेटा, ओल्ड टैक्स रिजीम में है तभी डोनेशन की डिडक्शन मिलती है, न्यू टैक्स रिजीम में है डोनेशन की डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। बिजनेसमैन डोनेशन देगा बेटा, सेक्शन 35 में डिडक्शन क्लेम कर लेगा। सैलरी क्लास अगर डोनेशन देगा इसको डिडक्शन मिलेगी बेटा ATGG ए के अंदर, चैप्टर 6A। तो ये था कैटेगरी 1 डोनेशन टू आउटसाइड एजेंसी, चाहे सोशल हो चाहे साइंटिफिक हो चाहे स्टैटिस्टिकल हो, 100% की डिडक्शन मिलेगी। रिसर्च में और मे नॉट रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ एसएससी, ओल्ड टैक्स रिजीम में है तभी डिडक्शन है, न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन नहीं मिलेगी। बिजनेस क्लास डिडक्शन क्लेम कर लेगा सेक्शन 35 में। सैलरी क्लास अगर डोनेशन देगा चैप्टर 6A में डिडक्शन मिलेगी ATGG ए के अंदर। इसके बाद था बेटा इन हाउस रिसर्च। अगर एसएससी इन हाउस रिसर्च करता है, इन हाउस रिसर्च में बेटा या तो रेवेन्यू खर्चे होंगे या कैपिटल खर्चे होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंस 100% शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। कैपिटल एक्सपेंस लैंड को छोड़ के 100% एक्सपेंस शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। कैपिटल एक्सपेंस के ऊपर अगर आपने 100% डिडक्शन क्लेम कर ली, उस खर्चे के ऊपर आपको डेप्रीशिएशन अलाउड नहीं होगा। नंबर 2, रेवेन्यू खर्चे की वजह से लॉस आ सकता है, कैपिटल खर्चे की वजह से लॉस नहीं आ सकता। इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख, कैपिटल खर्चा 12 लाख, तो बिजनेस इनकम और लॉस हो जाएगा निल, ये 2 लाख माना जाएगा अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंस। ट्रीटमेंट सेम वो होगी जो अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन की ट्रीटमेंट होती है। अगर बिजनेस कमेंस करने से पहले आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कुछ खर्च किए हैं तो लॉसेज मैक्सिमम 3 साल पुराने खर्चे तक हम अलाउड करेंगे। कैपिटल तो सारे अलाउड कर देंगे लैंड को छोड़ के, अलाउड उस साल करेंगे जिस साल आपका बिजनेस कमेंस हुआ। वाइल आपके बेटा रेवेन्यू खर्चे केवल 2 अलाउड होंगे, मटेरियल यूज्ड इन R&D स्टाफ सैलरी, और वो भी उतना अलाउड होगा जितना आपका बेटा लॉ ने सर्टिफाई किया, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ने सर्टिफाई किया। अलाउड उस साल होगा जिस साल आपका बिजनेस कमेंस होगा, और 3 साल से पुराने जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे खर्चे लैप्स हो जाएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 3 कैटेगरी में बना लेना, करंट ईयर के खर्चे, रेवेन्यू सारे अलाउड, कैपिटल सारे अलाउड लैंड को छोड़ के। पिछले 3 साल के खर्चे, रेवेन्यू केवल 2 अलाउड, मटेरियल यूज्ड इन R&D स्टाफ सैलरी टू द एक्सटेंट सर्टिफाइड बाय प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। कैपिटल खर्चे पिछले 3 साल के सारे लैंड को छोड़ के, और 3 साल से पुराने चाहे रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो कोई भी खर्चा अलाउड नहीं होता, सारे खर्चे लैप्स हो जाते हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद छोटा सा कॉन्सेप्ट और था बेटा, प्रैक्टिस करा देता हूँ। एक एसेट जो हमने बेटा इन हाउस रिसर्च के लिए यूज़ करी उसके ऊपर हमने डिडक्शन क्लेम कर ली, रिसर्च पर्पस मेरा कंप्लीट हुआ, उस एसेट को या तो मैं अपने नॉर्मल बिजनेस में यूज़ करूँगा या उस एसेट को बेटा मैं आउटराइट सोल्ड आउट कर दूंगा। मेरी R&D डिवीजन के लिए एसेट परचेज करी बेटा 5 लाख की, 100% की मैंने डिडक्शन क्लेम कर ली सेक्शन 35 में। अब उस एसेट को या तो मैं बिजनेस में यूज़ करूंगा नॉर्मल में या उसको आउटराइटली बेचूंगा। अगर अपने नॉर्मल बिजनेस में यूज़ करता हूं तो लॉसेस ब्लॉक में जोड़ दो बट विद निल वैल्यू। अगर आप R&D वाली एसेट नॉर्मल बिजनेस में यूज़ करेंगे ब्लॉक में जोड़ दें बट विद निल वैल्यू। वाई द वर्ड निल इज गिवन बेटा,
क्योंकि ऑलरेडी 100% वो डिडक्शन क्लेम करे बैठा है। और अगर आउटराइट सेल करेंगे तो सेल प्राइस अप टू डिडक्शन अलाउड ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। और अगर सेल प्राइस एक्चुअल कॉस्ट को एक्सीड कर गया, प्रोविजन ऑफ कैपिटल गेन शैल अप्लाई। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो एक और कंसेप्ट था बेटा, ये लास्ट क्लास में नहीं कर पाए थे हम, सेल ऑफ असेट अर्लियर यूज्ड इन R&D। अगर सीधा सेल कर दिया, सेल प्राइस अप टू डिडक्शन ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। लॉजिक भी है क्योंकि डिडक्शन पीजीबीपी मिली थी तो इनकम भी पीजीबीपी की मानी जाएगी। और अगर सेल प्राइस एक्चुअल कॉस्ट को एक्सीड कर गया, प्रोविजन ऑफ कैपिटल गेन शैल अप्लाई विच में बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिपेंड अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग। और अगर असेट को बेटा हम नॉर्मल बिजनेस में यूज करना शुरू कर देते हैं, ब्लॉक में जोड़ो बट विद निल वैल्यू, और कल को जब भी बिकेगी ब्लॉक के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। ठीक है जी, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सॉफ्ट कॉपी शेयर होगी आपके साथ बेटा, वो नंबर पे मैसेज भेज देना, मिल जाएगा जो नंबर दिया था। चलो सामने स्क्रीन पे देखो, 1-4, अरे यार ये 25-26 का है, आप 24-25 मान लेना, वो मैंने करंट बुक से लिया था। ये मतलब 1 साल आगे है, आप अपने एग्जाम के लिए 1 साल पीछे मान लेना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, वो मैंने करंट बुक से ले रखा है। 1/4/2025 को बेटा इसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, प्रॉफिट अर्न करा 100 लाख, खर्चे क्लेम करने से पहले। खर्चे क्या हैं? रिवेन्यू एक्सपेंस इन हाउस रिसर्च पे, कैपिटल एक्सपेंस इन हाउस रिसर्च पे। ये तो हो गए करंट ईयर के, ये पिछले 3 सालों के, और ये प्रायर टू 3 ईयर। 22-23 का मतलब 3 साल से पुराने। 3 साल से पुराने वालों की क्या ट्रीटमेंट है? लैप्स। करंट ईयर की क्या ट्रीटमेंट है? सारे के सारे अलाउड होंगे, सर्टिफाई भी नहीं करवाने हैं। रिवेन्यू कैपिटल बेटा, लैंड को छोड़ के बाकी सारे के सारे अलाउड होंगे, लैंड को छोड़ के बाकी सारे अलाउड होंगे। पिछले 3 वालों की क्या ट्रीटमेंट है? पिछले 3 सालों की केवल 2 खर्चे, R&D स्टाफ सैलरी और मटेरियल यूज्ड इन R&D, वो भी कितने अलाउड होंगे? 60% जितने सर्टिफाइड हुए हैं। और बाकी बेटा कैपिटल खर्चे लैंड को छोड़ के बाकी सारे अलाउड होंगे। कैसे करें प्रेजेंट इसको? इनकम बिफोर क्लेमिंग एक्सपेंस कितनी थी? 100 लाख। नॉर्मल क्लास में समझाया था बेटा, पहले रिवेन्यू खर्चे माइनस करते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंस करंट ईयर के सारे, करंट ईयर के सारे 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। क्या करंट ईयर के सर्टिफाई करवाने हैं? नो। सर्टिफाई कौन से होते हैं? पिछले 3 साल के, पास 3 ईयर। केवल 2 खर्चे बेटा, मटेरियल यूज्ड इन R&D स्टाफ सैलरी, वो भी जितना सर्टिफाई हुए हैं। कितना हो जाएगा बेटा? 8 लाख प्लस 6 लाख का जितना सर्टिफाई हुए हैं, बोला 8,40,000। और प्रायर टू 3 ईयर नॉट अलाउड। तो टोटल रिवेन्यू खर्चा 18,40,000। इसके बाद क्या माइनस करते थे बेटा? कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस पहले करंट ईयर के आ जाओ, टोटल करो लैंड को छोड़ के। समझ आ रहा ना, कहीं भागम भाग हो रही हो? ठीक है ना? लैंड को छोड़ के बाकी कैपिटल खर्चे, लैंड को छोड़ के बेटा करंट ईयर के बाकी कैपिटल खर्चे 20 लाख, करंट ईयर के 20 लाख, पास 3 ईयर के लैंड को छोड़ देना 13 लाख, और प्रायर टू 3 ईयर लैप्स नॉट अलाउड। तो टोटल कैपिटल खर्चे 33 लाख, ये आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। कितने आ रही है?
4860। ठीक है, इसको बेटर समझना है तो इनकम को कम कर लो। अगर वो 100 लाख की जगह बेटा मान लो 50 लाख ही होता प्रॉफिट, 100 लाख की जगह प्रॉफिट अगर 50 लाख ही होता, सामने स्क्रीन पे ध्यान दो, पहले कौन से खर्चे क्लेम करते हैं? रिवेन्यू। टोटल नकल मार लो, कितना था टोटल रिवेन्यू करंट और पिछले 3 को मिला के? 1840। कितना बच गया? 31,60,000। फिर उसके बाद कौन से खर्चे माइनस करते हैं? कैपिटल। कैपिटल का टोटल कितना है? 33 लाख। इनकम कितनी है? 31,60। कैपिटल खर्चा कितना है? 33 लाख। ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से लॉस नहीं आ सकता, तो बिजनेस लॉस नील। जो बच गया वो क्या है? अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंस। कितना बच गया? 1,40,000। समझ आया? और फिर कॉन्सेप्ट अगर समझना हो, उस 50 लाख को मान के चलो अगर वो 15 लाख ही होता, इनकम बिफोर क्लेमिंग एक्सपेंस 15 लाख। पहले कौन सा खर्चा माइनस करते हैं बेटा? रिवेन्यू एक्सपेंस। कितना था? 18,40,000। इसकी वजह से लॉस आ सकता है, तो 3,40,000 क्या आंसर होगा? कौन सा लॉस? बिजनेस लॉस। कैपिटल खर्चा 1 रुपया भी क्लेम नहीं कर पाया, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? अनअब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंस। कितना था? 33, राउंड फिगर 33 लाख। सारा का सारा हो जाएगा अनअब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है जी, तो वाइंड अप हो गया बेटा। 32 डेप्रीशिएशन, 35 इसके बाद था बेटा आपका साइंटिफिक रिसर्च, सोशल रिसर्च। अब सारे खर्चों की लिस्ट बनाता हूँ, ज़रा तेज़ी से रिवाइज करते हैं। फिर नेक्स्ट खर्चा बेटा बेड डेट। क्लास में जिस पैटर्न में लिया था उसी पैटर्न पे ले रहा हूँ मैं, आपके लिए आगे पीछे हो रहे होंगे पर कवर सारा कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट खर्चा है साहब बेड डेट। पहला नाम दे दिया मैंने डेप्रीशिएशन, याद करने के लिए। दूसरा ये साइंटिफिक रिसर्च। तीसरा खर्चा बेटा बेड डेट। फाइनली आज की क्लास अब स्टार्ट हो रही है। बेड डेट की डिडक्शन मिल जाएगी अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। सामने स्क्रीन पे ध्यान दो। बेड डेट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन व्हेन द फॉलोइंग 3 कंडीशन आर सेटिस्फाइड। नंबर 1, डेट हैज एक्चुअली बिकम बेड। एक्चुअल में पैसा डूबा हो, डेटर से पैसा डूबा हो, मेयरली बिकॉज मेरा एस्टिमेट है कि डूब जाएगा, डिडक्शन नहीं मिलेगी। डेट हैज एक्चुअली बिकम बेड। नंबर 2, सच डेटर मस्ट बी रिटन ऑफ फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट। वो डेटर जो डूब गए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ करो। लॉजिकल भी है, एक तरफ तो डेटर नजर आ रहे हैं आज भी, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो बेड डेट। इस साइमल्टेनियसली कैसे पॉसिबल है? डेटर मस्ट बी रिटन ऑफ फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट। और कंडीशन नंबर 3 बेटा, असेसिंग ऑफिसर मस्ट बी सेटिस्फाइड। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। नंबर 1, डेट हैज एक्चुअली बिकम बेड। नंबर 2 बेटा, डेटर मस्ट बी रिटन ऑफ फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट। नंबर 3 आपका बच्चे एओ मस्ट बी सेटिस्फाइड। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, बेड डेट की डिडक्शन मिलेगी। इंपॉर्टेंट नोट, बेड डेट इज अलाउड एज डिडक्शन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। दूसरा थंब रूल है बेटा। पहला थंब रूल था किसी टाइप के कोई पर्सनल खर्चे अलाउड नहीं होते। दूसरा थंब रूल है पूरे पीजीबीपी में किसी टाइप का कोई भी प्रोविजन, किसी टाइप का कोई भी रिजर्व अलाउड नहीं है, वेदर मैंडेटरी वेदर ऑप्शनल। पीजीबीपी में रिजर्व्स या प्रोविजन की कहीं कोई बेटा ट्रीटमेंट नहीं है, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो वाइंड अप हो गया बेटा। बेड डेट इज अलाउड एज डिडक्शन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। बेड डेट की डिडक्शन है अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। नंबर 1, डेट हैज एक्चुअली बिकम बेड। नंबर 2, डेटर मस्ट बी रिटन ऑफ फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट। नंबर 3, असेसिंग ऑफिसर मस्ट बी सेटिस्फाइड। और एक थंब रूल और सीख लिया बेटा, जैसे पर्सनल खर्चा पीजीबीपी में कोई अलाउड नहीं है, ऐसे किसी भी टाइप का रिजर्व, किसी भी टाइप का प्रोविजन पूरे पीजीबीपी में अलाउड नहीं है। बेड डेट होना भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसकी रिकवरी भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिकल में आ जाते हैं क्वेश्चन। तो सेम अनरियलाइज रेंट की तरह है। बजाओ टेप रिकॉर्डर। पास्ट में अगर कोई बेड डेट हुआ था
अब वो बैड डेट आपको क्या होते हैं, रिकवर होते हैं। रिकवरी शैल ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। प्रीवियस ईयर 18-19 में मुझे बैड डेट हुए 5 लाख के, प्रीवियस ईयर 24-25 में बेटा अभी ये रिकवर होते हैं, तो रिकवरी टैक्सेबल होगी। कौन से हेड में टैक्सेबल होगी बेटा, अंडर द हेड पीजीबीपी। पॉइंट नंबर 2, 18-19 में 5 लाख के बैड डेट हुए, 24-25 में 5 लाख रुपए मुझे रिकवर हो गए, पर मेरा बिजनेस ही बंद हो गया 20-21 में। वो बिजनेस जिसके बैड डेट थे मेरा वो बिजनेस ही बंद हो गया, उसके बाद मुझे बैड डेट रिकवरी होती है। अब रिकवरी टैक्सेबल हो या ना हो, और अगर हो तो किस हेड में हो, क्या आंसर होगा बेटा, रिकवरी शैल ऑलवेज टैक्सेबल एंड टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी वेदर और नॉट बिजनेस इज इन एग्जिस्टेंस। बिजनेस एग्जिस्टेंस में है नहीं है, रिकवरी हमेशा और हमेशा क्या होगी साहब, टैक्सेबल होगी। रिकवरी टैक्सेबल तभी होगी जिस पर्सन ने डिडक्शन क्लेम करी है और जो पर्सन उसको क्लेम करता है वो दोनों सेम है। अगर डिडक्शन क्लेम करी है फादर ने बेटा बैड डेट की, फादर की डेथ हो गई, बिजनेस आ गया सन के पास और सन ने वो बैड डेट रिकवर करे हैं, नथिंग शैल बी टैक्सेबल, इट्स अ टैक्स फ्री इनकम। सुप्रीम कोर्ट का केस था पीके काइमल, केस के नाम आपको याद नहीं करने इंटर में बेटा। रिकवरी तभी टैक्सेबल होती है जिस पर्सन ने रिडक्शन क्लेम करी है और जो पर्सन उसको रिकवर करता है वो दोनों पर्सन क्या होंगे बच्चे, सेम होंगे। ठीक है जी, अगर पर्सन डिफरेंट है रिकवरी नथिंग शैल बी टैक्सेबल। एंड पॉइंट नंबर 4, पास्ट में बैड डेट हुए थे 1 लाख के, मुझे डिडक्शन मिली थी 60,000 की, एओ कह रहा है इससे ज़्यादा मैं दूंगा ही नहीं। डिडक्शन कितने की नहीं मिली, 40,000 की डिडक्शन नहीं मिली। अब अगर पूरा का पूरा 1 लाख रिकवर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कितना टैक्सेबल होगा, 60, जितने की डिडक्शन मिली है। अगर रिकवर ही 10,000 हुआ है तो पहले रिकवरी नॉट अलाउड में से मानी जाती है, पहले रिकवरी नॉट अलाउड में से मानी जाती है। तो बस ये है छोटा सा कॉन्सेप्ट बेटा रिकवरी ऑफ बैड डेट का। तेजी से, रिकवरी इज टैक्सेबल ओनली व्हेन इट वाज अलाउड एज डिडक्शन इन द past. Number 2, recovery always taxable under the head PGBP whether or not business is in existence. Number 3, person who claim the deduction and person who recover the bad debt both must be same, only then recovery is taxable. Number 4, past में कुछ allowed हुआ था कुछ disallowed हुआ था, present में अब recover होता है, पहले recovery किस में से मानी जाती है, not allowed में से मानी जाती है। ये तो हुए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकल में क्या आएगा, सामने स्क्रीन पे ध्यान देना, ऐसे P&L बना होगा बेटा आपका, आपको सेल्स दे रखी होगी, आपको दे रखा होगा बैड डेट रिकवर्ड, सुनने पे ध्यान देना, 1 लाख रुपए, और भी इनकम दे रखी होंगी। उसके बाद इधर आ जाता है नेट प्रॉफिट, तो ये 1 लाख रुपए कहीं ना कहीं इस प्रॉफिट के अंदर है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या करना, वो देगा बैड डेट रिकवरी, कभी तो बोलेगा अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन, और कई बार वो बेटा ब्रैकेट में लिखेगा अर्लियर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। अर्लियर नॉट अलाउड एज डिडक्शन, अमाउंट वही लो 1 लाख। तो पहले तो आप ये सोचो इसकी जीएसटी ट्रीटमेंट क्या होगी, जीएसटी बोल रहा हूं, इनकम टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी। हाँ जी, अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन, अब रिकवर हो रहा है, क्या आंसर होगा, ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम, पास्ट में डिडक्शन मिली थी अब रिकवर हो रहा है, ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा बेटा, कुछ मत करना, ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर है। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करते नेट प्रॉफिट एज पर P&L एड लेस एडजस्टमेंट, तो ये लेस नहीं होगा, ऐड भी मत करना, ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर है। ठीक है जी, अगर ये इनकम टैक्सेबल है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कुछ मत करना, ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर है। इसमें बताओ बेटा अर्लियर नॉट अलाउड एज डिडक्शन, तो पहले लो सोचो, जब पास्ट में डिडक्शन नहीं मिली तो पास्ट में टैक्सेबल हो चुका है, अब करंट में क्या होगा बेटा, ये नॉट टैक्सेबल, पास्ट में डिडक्शन ही नहीं मिली यानी कि पास्ट में टैक्सेबल हो चुका है ये, करंट में अब क्या होगा, नॉट टैक्सेबल। पर P&L के क्रेडिट में आने के कारण इसका प्रॉफिट बढ़ गया, P&L के क्रेडिट साइड में आने के कारण प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, अब इसको क्या करेंगे, माइनस।
तो पीजीबीपी के फॉर्मेट बना रखे हैं लोगों ने, कुछ फॉर्मेट मत बनाना, क्योंकि यही नहीं पता कि करना क्या है, लो पता होना चाहिए यार बस। बैड डेट रिकवरी, पास्ट में डिडक्शन मिली है या नहीं मिली? आंसर 1 जी, पास्ट में डिडक्शन मिली थी, तो आंसर है जी ये बिजनेस इनकम है। अब कुछ भी नहीं करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, क्योंकि क्रेडिट साइड में ऑलरेडी है, और क्रेडिट साइड में होने का मतलब प्रॉफिट के अंदर है। एंड नंबर 2, अगर पास्ट में डिडक्शन नहीं मिली थी तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, अब ये इनकम ही नहीं है। जब इनकम ही नहीं है तो उसको माइनस करो, क्योंकि इसके कारण प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। इस चैप्टर में बस ये 2 दिक्कतें इकट्ठी चल रही होती हैं, एक तो पहले लो याद करना अपने आप में समस्या है, और दूसरा फिर उसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसमें कोई दिक्कत? चलो जी, नेक्स्ट खर्चा बेटा एक्सपेंस नंबर 4। पहला डेप्रिसिएशन मान के चल रहा हूं, दूसरा इन हाउस रिसर्च या डोनेशन हो गया, तीसरा खर्चा कौन सा हो गया, बेड डेट, चौथा एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए अगर खर्चे करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली टू कंपनी एसएससी। कंपनी एसएससी जो खर्चे कर रहा है केवल उसको डिडक्शन मिलेगी। अदर देन कंपनी एसएससी अगर खर्चे करेगा चैप्टर 6 से 80G कैटेगरी सी डोनेशन है ये। कंपनी अगर बेटा खर्चे करेगी पीजीबीपी में क्लेम कर लेगी, अदर देन कंपनी एसएससी अगर ये खर्चे क्लेम करेगा 80G में क्या करेगा, जाके डिडक्शन लेगा। चैप्टर 6A में सर कंपनी को कितने की डिडक्शन मिलेगी, रिवेन्यू खर्चे 100% शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। कैपिटल खर्चे 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, या हर साल कितने परसेंट, 20%, कैसे मर्जी बोल दो बेटा। रिवेन्यू की 5 किस्तें मत करना, कैपिटल एक्सपेंस 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। और रिवेन्यू की वजह से लॉस आ सकता है, कैपिटल की वजह से बेटा लॉस पॉसिबल नहीं है। ये थर्ड और लास्ट खर्चा है जिसकी वजह से लॉस नहीं आता। पहला कौन सा पढ़ाया था, डेप्रिसिएशन, दूसरा कैपिटल एक्सपेंस ऑन इन हाउस रिसर्च, तीसरा बेटा आपका कैपिटल एक्सपेंस इन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। तीनों इकट्ठे किसी कोने में डाल लेना। इन 3 की वजह से लॉस पॉसिबल नहीं है, रिमेनिंग जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे, अनएब्जॉर्ब। तो डेप्रिसिएशन, कैपिटल एक्सपेंस ऑन इन हाउस रिसर्च, कैपिटल एक्सपेंस इन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, बस 3 ही है। इनकी वजह से क्या नहीं आ सकता साहब, लॉस नहीं आ सकता। खत्म। तो एक्सपेंस नंबर 4 फैमिली प्लानिंग, इसके ऊपर खर्चे हो रहे हैं। डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली टू कंपनी एसएससी। पॉइंट नंबर 2, या तो बेटा रिवेन्यू खर्चे होंगे या कैपिटल खर्चे होंगे। रिवेन्यू खर्चे 100% शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। कैपिटल खर्चे बेटा अलाउड तो 100% होंगे पर 5 सालों में, हर साल 20% 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। रिवेन्यू की वजह से लॉस आ सकता है, कैपिटल खर्चे की वजह से लॉस नहीं आ सकता, वो अनएब्जॉर्ब बच जाएगा। ये तीसरा और लास्ट खर्चा था जिसकी वजह से लॉस नहीं आ सकता, बस 3 ही है। ठीक है जी। एक्सपेंस 1 हो गया डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस 2 हो गया साइंटिफिक सोशल रिसर्च, एक्सपेंस 3 हो गया बेड डेट, एक्सपेंस 4 हो गया बेटा फैमिली प्लानिंग के खर्चे, एक्सपेंस 5 प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ये थोड़ा लेंदी है, इस पे टाइम लगाते हैं। सेक्शन याद नहीं करनी इसलिए मैं लिख भी नहीं रहा, और जिसकी याद करनी है उनकी सेक्शन में लिख रहा था। 32 डेप्रिसिएशन याद करना था, 35 साइंटिफिक रिसर्च याद करना था। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता क्या है, बिजनेस कमेंस करने से पहले के जो खर्चे हैं वो तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हैं। इवन एग्जिस्टिंग बिजनेस को अगर हम एक्सपेंड करते हैं उसके ऊपर कुछ खर्च होता है, वो खर्चे भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस माने जाएंगे। अकाउंटिंग लैंग्वेज से डिफरेंट है थोड़ा सा बेटा, अकाउंट्स में तो बोल देते हैं बिजनेस कमेंस होने से पहले के खर्चे, पर यहाँ पर थोड़ा वाइडर है। बिजनेस कमेंस होने से पहले के जो खर्चे हैं वो तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हैं। इवन एग्जिस्टिंग बिजनेस को अगर हम एक्सपेंड करेंगे वो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस माने जाएंगे। ठीक है जी। इनकम टैक्स से प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की डिडक्शन देंगे इन 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की डिडक्शन देंगे इन 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट उस साल शुरू होगी जिस साल आपका बिजनेस कमेंस हुआ या एक्सटेंड हुआ, एज द केस मे बी।
पर ये डिडक्शन हर किसी को नहीं देंगे, ये डिडक्शन केवल एलिजिबल असेसी को मिलेगी। सर हु इज एलिजिबल असेसी? इंडियन कंपनी ऑलवेज एलिजिबल, अदर देन कंपनी, अदर देन इंडियन कंपनी नहीं लिखा, अदर देन कंपनी हु इज रेजिडेंट इन इंडिया। पार्टनरशिप फार्म नॉन रेजिडेंट है, डिडक्शन नहीं मिलेगी, पार्टनरशिप फार्म रेजिडेंट है, डिडक्शन मिल जाएगी। इंडिविजुअल एचईएफ नॉन रेजिडेंट है, डिडक्शन नहीं मिलेगी। इंडिविजुअल एचईएफ रेजिडेंट है, डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। एलिजिबल एसएससी कौन है बेटा बोले? इंडियन कंपनी ऑलवेज, अदर देन कंपनी मैन रेजिडेंट इन इंडिया। इसको ऐसे बोल दो, फॉरेन कंपनी को कभी डिडक्शन मिलेगी ही नहीं, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। फॉरेन कंपनी इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। एलिजिबल एसएससी दो हैं, इंडियन कंपनी ऑलवेज, आपका बेटा अदर देन कंपनी हु इज रेजिडेंट इन इंडिया। सर इनकम टैक्स में खर्चों की लिस्ट बनी हुई है, कौन कौन से खर्चे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस माने जाएंगे? अकाउंट्स में, कंपनीज एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ तो ओपन एंडेड है, कोई भी खर्चा जो कमेंसमेंट से पहले है वो सब क्या माने जाएंगे? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। पर इनकम टैक्स बड़ा स्पेसिफिक है, फॉलोइंग एक्सपेंस ही प्रीलिमिनरी एक्सपेंस माने जाएंगे। नंबर 1, अगर आपने बेटा कोई बिजनेस करना है उसकी आपने फिजिबिलिटी स्टडी करवाई। नंबर 2, उसका आपने बेटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई। नंबर 3, मार्केट सर्वे और एनी अदर सर्वे नेसेसरी फॉर बिजनेस। नंबर 4, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ एग्रीमेंट। नंबर 5, आपका बेटा अगर कंपनी एसएससी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को लिखने के खर्चे, उनको छापने के खर्चे, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के खर्चे, और लास्ट अगर आपने शेयर और डिबेंचर इश्यू करे हैं उसके खर्चे। ये लिस्ट याद कर लेना, दोबारा बोलो। कंपनी ने फिजिबिलिटी स्टडी करवाई, उसके ऊपर खर्चे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई, उसके ऊपर खर्चे, मार्केट सर्वे करवाया, एनी अदर सर्वे नेसेसरी फॉर प्रोडक्ट, उसके खर्चे, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ एग्रीमेंट, उसके खर्चे। 5वां बेटा अगर इंजीनियरिंग खर्चे। 6, अगर एसएससी कंपनी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को छापने के खर्चे, उनको लिखने के खर्चे, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के खर्चे, और लास्ट है बेटा आपका शेयर्स और डिबेंचर आपने अगर इशू करे हैं उसके खर्चे। केवल ये खर्चे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस माने जाएंगे। 2 मिनट फोकस रखना। फाइनेंस एक्ट 2023 से इसमें एक अमेंडमेंट आई थी। अमेंडमेंट क्या आई थी बेटा? फाइनेंस एक्ट 2023 से पहले लॉ बताता था, बोर्ड सीबीडीटी बताता था प्रोजेक्ट रिपोर्ट किससे बनवाएं, एलिजिबल पर्सन से बनवाएं तभी खर्चा अलाउड होगा। फिजिबिलिटी स्टडी किससे करवाएं, सीबीडीटी बताएगा इससे करवाना तभी अलाउड होगा। वो खर्चे किस किस से करवाने हैं पहले सीबीडीटी प्रिस्क्राइब करता था। फाइनेंस एक्ट 2023 से अबोलिश कर दिया। ये किसी से भी आप करवा सकते हैं, मार्केट सर्वे, फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप किसी से भी करा सकते हैं। बस इन खर्चों की रिपोर्ट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से 1 महीने पहले हमें प्रोवाइड कर देना। अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपकी 31 अक्टूबर है तो 30 सितंबर तक बस खर्चों की लिस्ट दे देना आज के टाइम कि कौन कौन से आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस करे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया बेटा। पहले क्या था? फिजिबिलिटी स्टडी किससे करवाऊं, सीबीडीटी बताएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट किससे बनवाऊं, सीबीडीटी ने क्या कर रखे थे बेटा, प्रिस्क्राइब कर रखे थे। आज के टाइम आप कहीं से भी बनवाओ, जहां से आपका मन है आप वहां से बनवाओ। हमें तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से 1 महीने पहले बता देना कि आपने ये खर्चे इनकर्ड करे हैं, तभी आपको हम डिडक्शन दे देंगे। ठीक है जी, खर्चे अलाउड होंगे, ये लिस्ट वाले खर्चे अलाउड होंगे, और इन खर्चों के ऊपर भी एक अपर कैप लगी हुई है। इंडियन कंपनी, अपर कैप मतलब एक लेवल से ज़्यादा खर्चे भी अलाउड नहीं होंगे। सर कितनी अपर कैप है? इंडियन कंपनी, उसके पास ऑप्शन है, या तो 5% कैपिटल एम्प्लॉयड का ले ले या 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का ले लो। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसका टोटल कर लो बेटा, ये आ गया 1000 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ का 5% 50 करोड़, इसको अलग कर लो। या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ले लो। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट वो मान लो 1200 करोड़ है। 1200 करोड़ का 5% 60 करोड़। कैपिटल एम्प्लॉयड का 5% कितना आया था? 50 करोड़। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% बेटा 60 करोड़। मेरी इच्छा है, इंडियन कंपनी के पास ऑप्शन है, या तो 5% कैपिटल एम्प्लॉयड का ले लो
या 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का। बाकी के पास ऑप्शन भी नहीं है, उन्हें 5% लेना ही किसका पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का। और इंडियन कंपनी 5% किसका लेगी बेटा, जो ज़्यादा होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा है तो उसका 5%, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ज़्यादा है तो उसका 5%। दिस इज द होल क्रक्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। दोबारा बोल देता हूं एक बार नए सिरे से बेटा, रिवाइज हो जाएगा। बोलो साहब, मीनिंग बोलो पहले, मीनिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। बिजनेस कमेंस करने से पहले के जो खर्चे हैं वो तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है ही। इवन एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे वो खर्चे भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माने जाएंगे। अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिलेगी इन 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। हु इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन, ओनली एलिजिबल असेसीज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। दो है बेटा, इंडियन कंपनी ऑलवेज, अदर देन कंपनी हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, तभी वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। क्या सारे खर्चे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मान लिए जाएं? नो, लॉ में लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, केवल वो खर्चे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस माने जाएंगे। फिजिबिलिटी स्टडी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, मार्केट सर्वे, एनी अदर सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विस है, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ एग्रीमेंट है, कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के खर्चे हैं, कंपनी इन कॉर्पोरेशन के खर्चे हैं, शेयर और डिवेंचर इश्यू करने के खर्चे हैं। केवल ये ही खर्चे आपके बेटा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस माने जाएंगे। और फाइनेंस एक्ट 2023 से अभी आप किसी से भी करवाओ, फिजिबिलिटी स्टडी किसी से भी कराओ, मार्केट सर्वे आप किसी से भी कराओ, बस हमें ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से 1 महीना पहले खर्चों की लिस्ट प्रोवाइड कर देना कि आपने ये खर्चे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पे करे हैं। नेक्स्ट बेटा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के ऊपर एक अपर कैप लगी हुई है, एक लेवल से ज़्यादा खर्चे अलाउड नहीं करेंगे। इंडियन कंपनी या तो 5% कैपिटल एम्प्लॉयड का ले लो या 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अदर देन इंडियन कंपनी ऑप्शन भी नहीं है, 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है जी, ये हो गए बेटा आपके साहब एक्सपेंस नंबर 5 प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। नेक्स्ट बेटा इसके बाद आपका साहब, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफर्टेबल हो ना? नेक्स्ट बेटा आपका एक्सपेंस नंबर 6 वीआरएस एक्सपेंस। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम दे रहा है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम दे रहा है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट का मतलब होता है हमसे एक लमसम कंपनसेशन लो और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाओ। मेरे पास सरप्लस लेबर है, रिसेशन है बेटा, मुझे इतने एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, फोर्सिबली निकालूंगा धक्का दे के, लेबर यूनियन है बेटा, स्ट्राइक होने की दिक्कत है, पॉसिबिलिटी है। तो एम्प्लॉयर एक ऑप्शन दे देता है कि मुझसे एक लमसम वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन लो और आप जॉब छोड़ के चले जाओ। एम्प्लॉयर के लिए क्या है बेटा, ये खर्चा है। सैलरी में पढ़ा के आया था, एम्प्लॉय की इनकम है, एम्प्लॉय के एंड में टैक्सेबल होगा। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 इज एग्जाम्प्टर। रिटायरमेंट बेनिफिट में पढ़ा के आया हूं बेटा मैं, ठीक है ना सा? एम्प्लॉयर के एंगल से पढ़ रहे हैं पीजीबीपी, एम्प्लॉयर के लिए ये खर्चा है। 2 ही पॉइंट याद रखने हैं इसमें तो बस। पॉइंट नंबर 1, पेड बेसिस पे डिडक्शन है, पेबल बेसिस पे नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय यू। आप बुक्स ऑफ अकाउंट चाहे मर्केंटाइल से बनाओ, आप बुक्स ऑफ अकाउंट चाहे कैश बेसिस पे बनाओ, खर्चा पेड बेसिस पे अलाउड होगा। हिंदी में जब एम्प्लॉयर ये खर्चा कर देगा तभी उसको डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी। और पॉइंट नंबर 2, एक्सपेंस अलाउड होता है इन 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। पूरे पीजीबीपी में बेटा 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट वाले कितने खर्चे पढ़ा दिए मैंने साहब? नंबर 1, कैपिटल एक्सपेंस इन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। नंबर 2, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। नंबर 3, वीआरएस। एक जगह इकट्ठे लिख लो, ये समरी है, 3 की वजह से लॉस नहीं हो सकता। डेप्रिसिएशन, कैपिटल एक्सपेंस ऑन इन हाउस रिसर्च, कैपिटल एक्सपेंस इन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये समरी है, थंब रूल है बेटा। 3 खर्चे ऐसे हैं जो 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउड होते हैं। पहला बेटा कैपिटल एक्सपेंस इन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, दूसरा कैपिटल एक्सपेंस दूसरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, तीसरा एक्सपेंसेस ऑन वीआरएस। लिख लो थोड़ा जल्दी जल्दी बेटा, बेसिक चीजें यही हैं जो काम आएंगी।
और वैसे पूरे इनकम टैक्स में 4 खर्चे हैं जो 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट है। चौथा कौन सा? हाउस प्रॉपर्टी में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। यार तुम रिवाइज कर रहे हो, कल परसों रिवाइज कराया था, फिर तुम ऐसे ही बैठे रहते हो नालायकों की तरह। वो भी तो 5 इंस्टॉलमेंट है ना। पीजीबीपी में तो 3 हो गए। 3 कौन से हो गए पीजीबीपी के? कैपिटल एक्सपेंस इन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, नंबर 2 प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, नंबर 3 वीआरएस एक्सपेंस। हाँ वैसे बोलूँ तो टोटल 4 है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट वो भी 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होता है। ठीक है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फंस सकते हो बेटा। करंट ईयर में पी&एल के डेबिट में दे रखा होगा 5 लाख। पहले तुम लिख लो यार, तुम लिखते वक्त सुनते नहीं हो, बेइज्जती हो जाती है। लिखो जल्दी जल्दी, क्या लिख रहे हो? तीन खर्चे 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, वीआरएस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस इन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। 3 खर्चों की वजह से लॉस नहीं आ सकता। डेप्रिसिएशन, कैपिटल एक्सपेंस ऑन इन हाउस रिसर्च, कैपिटल एक्सपेंस इन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। लिख लिया? प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वो क्या परेशान कर सकता है? एग्जाम में आपके पी&एल आएगा बेटा, पी&एल के डेबिट में वो दे देगा वीआरएस पेबल 5 लाख रुपए, और नीचे इंफॉर्मेशन देगा ड्यूरिंग द करंट ईयर 2 लाख इज पेड, 3 लाख इज आउटस्टैंडिंग। अब 2 मिनट फोकस रखो। करंट ईयर का पी&एल आएगा, पी&एल के डेबिट में सारी फिगर हाइपोथेकेट है, 5 लाख रुपए दे रखा है वीआरएस पेबल, नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है करंट ईयर में 2 लाख पे किया है, 3 लाख अभी भी आउटस्टैंडिंग है। क्या करें जी? पहले तो पूरा 5 लाख ऐड कर देना, जो आपका पेबल नजर आ रहा है सारा का सारा 5 लाख ऐड, और फिर नीचे लेस कर देना 40,000, 2 लाख नहीं 40,000, क्योंकि 2 लाख कैसे अलाउड होगा? इन 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। वो हड़बड़ी ये होती है 5 ऐड हो जाता है, 2 माइनस हो जाता है। उस खर्चे की भी क्या करनी है? 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। बस 2 ही लाइन याद कर लो ना, पेड बेसिस पे है और 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट है। तो अगर पी&एल के डेबिट में 5 लाख है, ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख पे किया, 3 लाख आउटस्टैंडिंग है, तो पहले 5 लाख तो ऐड कर लेना और फिर 2 लाख डिवाइड बाय 5, 40,000 क्या कर देना? माइनस कर देना। ये है बेटा आपका एक्सपेंस नंबर 6, वीआरएस एक्सपेंस। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर टाइम लगाऊंगा, 2-3 बार रिवाइज करते हैं इसको। सेक्शन 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स डिडक्शन बोलते हैं। नॉर्मल बैच में तो पढ़ाया था क्यों आई थी ये सेक्शन, अब सीधा कैसे याद करते हैं कि क्या है ये। स्पेसिफाइड बिजनेस बोल दो या इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स डिडक्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्टेन बिजनेस प्रिस्क्राइब करे जो इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या है बेटा? एसेंशियल हैं। उन बिजनेस को नाम दे दिया स्पेसिफाइड बिजनेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्टेन बिजनेस बताए जो इंडियन इकोनॉमी के लिए एसेंशियल हैं। कोल्ड स्टोरेज बिजनेस, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। हाउसिंग प्रोजेक्ट है बेटा रीडेवलपमेंट स्कीम में या अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में। होटल्स हैं बेटा 2 स्टार और अबव। हॉस्पिटल्स हैं बेटा 100 बेड या उससे ज़्यादा। बी कीपिंग का बिजनेस है, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर का बिजनेस है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और पेट्रोलियम क्रूड का बिजनेस है, एटसेट्रा। नाम याद चाहे ना भी करना चलेगा, सेक्शन रट लेना। 35 AD की अगर स्पेसिफाइड बिजनेस है, लो इनको प्रमोट करना चाहता है, इसके लिए इन्होंने बोल दिया आप करो इन बिजनेस में जितने खर्चे कर सकते हो। रिवेन्यू खर्चे 100% अलाउड एज डिडक्शन, कैपिटल खर्चे 100% अलाउड एज डिडक्शन। वैसे तो कैपिटल खर्चों पे बेटा डेप्रिसिएशन मिलता है, पर अगर कैपिटल खर्चे हमने किसके लिए करे हैं? 35 AD के लिए करे हैं, 100% डिडक्शन अवेलेबल होगी। पर 3 खर्चों पे बेटा डिडक्शन नहीं मिलेगी। लैंड, गुडविल,
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए, किसी के डिबेंचर ले लिए, तो इन तीन के ऊपर तो डेप्रिसिएशन भी नहीं है, इन तीन के ऊपर आपका बेटा खर्चे भी अलाउड नहीं होंगे। तो अगर मेरा स्पेसिफाइड बिजनेस है, रिवेन्यू एक्सपेंस करूंगा 100% शेल बी अलाउड एज डिडक्शन। कैपिटल एक्सपेंस सारे के सारे, कोई प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, इंटेंजिबल है, सारे के सारे 100% की डिडक्शन मिलेगी, तीन को छोड़ के। लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये खर्चा अलाउड नहीं होगा। अगर बिजनेस कमेंस करने से पहले आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के ऊपर कोई भी खर्चे करे, रिवेन्यू या कैपिटल खर्चे, सारे अलाउड होंगे उस साल जिस साल आपने बिजनेस कमेंस करा, सब्जेक्ट टू खर्चे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज कर रखे हो। और यहाँ 3 साल की कोई अपर कैप नहीं है। इन हाउस रिसर्च में कितने बैक गए थे हम? 3 साल। स्पेसिफाइड बिजनेस में कितने मर्जी पुराने खर्चे हों, करंट ईयर में सारे के सारे खर्चे अलाउड हो जाएंगे, सब्जेक्ट टू आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज कर रखा हो। ठीक है जी। कौन कौन से बिजनेस स्पेसिफाइड होते हैं वो याद करने की बेटा रिक्वायरमेंट नहीं। नॉलेज के लिए बेटा आपका वेयर हाउसिंग के बिजनेस है, वेयर हाउसिंग भी सारे नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और शुगर का केवल वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज है, हॉस्पिटल्स हैं 100 बेड या उससे ज़्यादा, होटल्स हैं बेटा 2 स्टार या उससे ज़्यादा, हाउसिंग प्रोजेक्ट है बेटा आपके 2, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम या स्लम रीडेवलपमेंट के आपके बेटा हाउसेज हैं, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर का बिजनेस है, इनलैंड कंटेनर डिपो है, बी कीपिंग के बिजनेस है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और के बिजनेस है। वो बहुत सारे बिजनेस थे, उनको नाम दे दो बस, स्पेसिफाइड बिजनेस। पहला पॉइंट याद रखने लायक, रिवेन्यू एक्सपेंस सारे, कैपिटल एक्सपेंस 3 अलग कर लो, लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नॉट अलाउड, एनी अदर 100% अलाउड। और अगर पास्ट में भी करें हैं तो कितने मर्जी पास्ट में करे हो, सारे के सारे अलाउड होंगे जिस साल आपका बिजनेस कमेंस होगा। ठीक है जी। फिर इसके अंदर ही बेटा मैंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लिए थे, उन कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1, जो असेट मैंने इसके लिए खरीदी है स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी। डेप्रीशिएशन में भी आया था और मैंने बोला था दोबारा ये रिपीट होगा 35 AD में। मैंने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या मानी जाए। रिवाइज कराओ। एक दिन में एक पर्सन को पेमेंट करी है कैपिटल एक्सपेंस वाली 10,000 तक है, 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 तक है तो ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ मोड ऑफ पेमेंट। 10,000 से अगर ज़्यादा है, कैश, क्रॉस चेक, बेयरर चेक, नोट अ पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। इसके अलावा बाकी जो भी है RTGS, NEFT, UPI, अकाउंट पे चेक, DD, वो सब इज़ अ पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। तो ये था अपना कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये डेप्रीशिएशन पे भी लगता है और ये 35 AD के ऊपर भी लगता है। लास्ट टाइम वाइंड अप करो कॉन्सेप्ट नंबर 1 को बेटा। अगर मैंने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए कोई असेट खरीदी, 100% डिडक्शन तो है, पर उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या माने जाए, वो था बेटा ये। एक दिन में एक पर्सन को अगर हमने पेमेंट करी है 10,000 तक तो कैसे मर्जी पे कर देना, ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। 10,000 से ऊपर कैश, क्रॉस चेक, बेयरर चेक दी, नोट अ पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट बेटा, बाकी किसी मोड से देंगे इज अ पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। फिर इसके बाद था बेटा इसी में कॉन्सेप्ट नंबर 2, सेल ऑफ असेट ऑन विच डिडक्शन इज क्लेम अंडर सेक्शन 35 AD। एक असेट 35 AD बिजनेस के लिए लेके आया, मैंने डिडक्शन क्या कर ली बेटा, क्लेम कर ली। अब कल को जब भी मैं बेचूंगा क्या लो होना चाहिए बेटा, सेल प्राइस अप टू डिडक्शन अलाउड ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। लॉजिक क्या है, डिडक्शन PGBP में ली है तो टैक्सीबिलिटी भी PGBP में होगी। सेक्शन 28 10वां पॉइंट ये था। तो इनकम की लिस्ट नहीं पढ़ा रहा था मैं, उसमें जो 10वें नंबर का पॉइंट था वो बोला था 35 AD में पढ़ाऊंगा, वो ये था। तो एक एसेट जिसके ऊपर आपने डिडक्शन क्लेम कर ली, सेल प्राइस अप टू डिडक्शन ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम, और अगर सेल प्राइस एक्चुअल कॉस्ट को एक्सीड कर गया तो प्रोविजन ऑफ कैपिटल गेन शैल अप्लाई विच मे बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिपेंड अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग।
मेकिंग सेंस बेटा? ये था अपना कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 3, बल्कि इसको मुझे स्टार्टिंग में ही लेना चाहिए था। ओल्ड टैक्स रिजीम में है तभी इस सेक्शन में डिडक्शन मिलती है, न्यू टैक्स रिजीम में है ये सेक्शन ही नहीं मिलेगी। वो सेक्शन ही नहीं मिलेगी इसका क्या मतलब है? रिवेन्यू खर्चे तो अलाउड हो जाएंगे, कैपिटल खर्चे 100% अलाउड नहीं होंगे, डेप्रीशिएशन मिलेगा। 35AD केवल किसके लिए है? ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में 35AD की डिडक्शन नहीं मिलती। सर क्या मतलब? रिवेन्यू खर्चे तो वैसे भी अलाउड होते हैं, कैपिटल खर्चों की डिडक्शन नहीं मिलेगी, डेप्रीशिएशन अलाउड होगा। तो ये है कॉन्सेप्ट नंबर 3। ओल्ड टैक्स रिजीम में ये 35AD मिलता है, न्यू टैक्स रिजीम में 35AD नहीं मिलता। ठीक है, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में 35AD आपने ले ली, चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिलेगी इसे। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर 35AD ऑप्ट कर लिया, चैप्टर 6 से इसका क्या हो जाएगा बेटा? मना हो जाएगा। एग्जाम्पल से देता हूं साहब, मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में हूं, मेरा फर्टिलाइजर का बिजनेस है, मैंने 35AD ऑप्ट कर लिया, नया बिजनेस है, मैंने न्यू वर्कर भी अपॉइंट करे हैं। चैप्टर 6 से मैंने पढ़ाया था न्यू वर्कर में डिडक्शन मिलती है 80JJAA। मैं मान के चल रहा हूं आप पढ़े बैठे हैं। सर मेरा नया बिजनेस है बी कीपिंग का, मेरा नया बिजनेस है वेयर हाउस का, मेरा नया बिजनेस है कोल्ड स्टोरेज का। कहने का मतलब मेरा नया बिजनेस है 35AD वाला और मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में हूं। मैंने 100 वर्कर अपॉइंट किए हैं, न्यू वर्कर अपॉइंट किए हैं। तो अगर मैंने 35AD में डिडक्शन क्लेम कर ली तो नए वर्कर की 30% सैलरी याद है 80JJ में अलाउड होती थी, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है अगर 35AD क्लेम कर लिया इसका चैप्टर 6 से ही मना हो जाएगा। चैप्टर 6A डिडक्शन ही अलाउड नहीं होगी अगर 35AD ये ऑप्ट कर लेता है। तो दो अलग अलग चीजें, कई चीजें इकट्ठी चल रही हैं, पॉइंट फॉर्म में पिक करते हैं। 35AD ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है, न्यू में ये डिडक्शन भी नहीं मिलती। इसका मतलब समझ लेना, डिडक्शन नहीं मिलती इसका क्या मतलब है? रिवेन्यू तो सारे अलाउड होंगे, कैपिटल खर्चे 100% नहीं होंगे, डेप्रीशिएशन उसके ऊपर अलाउड होगा, नॉर्मल बिजनेस की तरह। टेकन एट पार विद नॉर्मल बिजनेस। हाँ, ओल्ड में वीआईपी ट्रीटमेंट है भाई, तू कैपिटल 100% क्लेम कर ले, लैंड गुडविल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के। और दूसरा पॉइंट था अगर 35AD ले लिया चैप्टर 6 से, इसको बेटा इस एसएससी को चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्या कह रहा था भाई? बोल। सैलरी रिवेन्यू है, क्या हो गया? हाँ, ज़्यादा पढ़ लिया क्या? आराम आराम एक एक करके, पहले तू बता भाई। अरे रिवेन्यू तो हमेशा अलाउड है, और रिवेन्यू 35AD में थोड़ी ना है। 35AD सेक्शन ही केवल कैपिटल के लिए, रिवेन्यू की तो सारी सेक्शन 37 है, जो कहीं पर भी नहीं 37 में अलाउड होगा। जितनी भी सेक्शन पढ़ रहा है ये स्पेसिफिक, ये सब कैपिटल खर्चे के ऊपर है, रिवेन्यू के ऊपर तो ये सेक्शन भी कोई भी नहीं है। दूसरा पूछेगा सर फिर रेंट अलाउड होगा, तीसरा पूछेगा जी रॉ मटेरियल अलाउड होगा, उसके लिए ये सेक्शन ही नहीं है। ये स्पेसिफिक सेक्शन डील ही किसको करती है? केवल और केवल कैपिटल खर्चों को। सर रिवेन्यू को क्यों नहीं डील करती? वो सेक्शन 37 है। हर वो खर्चा जो कैपिटल नेचर का नहीं है, पीजीबीपी से कनेक्टेड है, अलाउड हो जाएगा। अभी पूछूंगा 37 में। थामा उसने भी फीस दी है। आपका डाउट क्लियर हुआ? हाँ, अब आप बताओ। अगर एक बार मैंने 35AD ले ली, हाँ सर मैंने 35AD का बेनिफिट क्लेम कर लिया, अगले साल मैं 35AD से बाहर निकलना चाहता हूँ, कैन आई डू सो? पहला तो ये क्वेश्चन है कि 35AD से बाहर भी निकल सकते हैं या नहीं। आंसर इज ऑप्शनल है ये सेक्शन। आपका मन करे तो इसमें आओ, मन करे तो इससे बाहर निकल जाओ। और अगले साल अगर आप बाहर निकल गए तो आप नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट होंगे। नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट होंगे तो नॉर्मल प्रोविजन चैप्टर 6 से मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ू आगे। ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 4 अब क्योंकि रिवाइज कर रहे हो, थोड़ा हजम करने में मुश्किल लगेगा पर कर लेना। 35AD के ऊपर AMT लगता है,
ये क्या होता है? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स 35 एडी वाला बिजनेस किसके दायरे में आता है? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के दायरे में आता है। वो रिवाइज कराऊंगा जब असेसमेंट ऑफ फर्म पढ़ाऊंगा और असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल की एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर है तो एएमटी लगता है। हाँ कर दो। अगर इंडिविजुअल की एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज़्यादा है तो उसके ऊपर एएमटी लगता है। एएमटी में बेटा क्या लेते थे हम? टोटल इनकम में 3 डिडक्शन ऐड करते थे। चैप्टर 6 से डिडक्शन 80I से लेके आरआरबी, दूसरा ऐड करते थे 35 एडी, तीसरा ऐड करते थे 10AA। पढ़ा भी था? हाँ मैंने पढ़ाया था। तो ये 3 जो ऐड हो रहे हैं उसका मतलब मैं लॉजिक समझा रहा था कि ऐड का मतलब उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लगा रही है? टैक्स लगा रही है। तो वहां पर भी रिवाइज कर लेंगे जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा। अभी यहां पर क्योंकि अब ओवरऑल पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ लेना 35 एडी वाली इनकम एएमटी क्या होता है बेटा? चार्ज होता है। ठीक है। और 5वां पॉइंट इसके प्रैक्टिकल आ जाते थे इस सेक्शन में, ये पढ़ने लायक था। कॉन्सेप्ट नंबर 5 एग्जाम्पल से समझाता था इसको। तो बेटा मैं मिस्टर एक्स वही एग्जाम्पल यहां ले लेता हूं। इसके 2 बिजनेस हैं, एक है स्पेसिफाइड बिजनेस, एक है नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस। हो सकता है स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब 35 एडी वाला। इसने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 50 लाख की। ये आपकी तरह है चंड चालू षड्यंत्रकारी बेटा। इसने दिमाग लगाया, ये इसने नालायक ने खरीदी है वैसे इसके लिए, नॉन स्पेसिफाइड के लिए। अब ये दिमाग लगा रहा है यार अगर ये मैं नॉन स्पेसिफाइड में दिखा दूंगा तो मुझे डिडक्शन थोड़ी ना मिलेगी, मुझे तो डेप्रीशिएशन मिलेगा 15%। और अगर न्यू प्लांट एंड मशीनरी है तो 20% का क्या मिल जाएगा मुझे? एडिशनल डेप्रीशिएशन। और अगर मैं इसको यहाँ यूज़ में दिखा दूंगा, पहले साल ही स्यापा खत्म, 100% की डिडक्शन मिल जाएगी। अब याद आ गया होगा, सेम ऐसे डायग्राम बनाता था क्लास में भी बेटा। नॉर्मल बिजनेस में दिखाऊंगा 15% डेप्रीशिएशन मिलेगा, एडिशनल भी हो सकता है मिल जाए अगर न्यू प्लांट एंड मशीनरी हो। और इसी को अगर मैं स्पेसिफाइड बिजनेस में दिखा दूं, स्यापा खत्म, 100% डिडक्शन एक ही साल में अलाउड हो जाएगी अंडर सेक्शन 35 एडी। तो एसएससी क्या करने लग गया था? वो लाता था नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, शो कर देता था स्पेसिफाइड बिजनेस में, डिडक्शन क्लेम कर लेता था, अगले साल यहां ट्रांसफर कर देता था। सर अलाउड है, वो डिसीजन लेने वाला ही खुद है, इंडिविजुअल है, कुछ भी करे खुद ही मालिक है। ये बिजनेस भी उसका, ये बिजनेस भी उसका, बुक्स ऑफ अकाउंट में तो दिखाना है। वो कौन सा घर पे आके चेक कर रहा है मशीन कहाँ लगी हुई है? बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा दिया पहले यहाँ लगी हुई है, 100% डिडक्शन क्लेम कर ली और मैंने इसको क्या कर दिया फिर? नॉन स्पेसिफाइड में ट्रांसफर कर दिया। इससे पर्पस क्या सॉल्व हो रहा था? अगर नॉन स्पेसिफाइड में दिखाता तो केवल 15% डेप्रीशिएशन मिलता, स्पेसिफाइड में दिखा दिया तो एक ही बारी में स्यापा खत्म, 100% की क्या मिल गई? डिडक्शन मिल गई। क्या कानून बना था बेटा इसको रोकने के लिए? नालायक, क्या कानून बना था बेटा इसको रोकने के लिए? नालायक यार, 3 से पूछा है, तीनों ने बेइज्जती करा दी। साहब क्या कानून बना था इसको रोकने के लिए? शो कोज नोटिस सुना? शो कोज नोटिस। क्यों ना मैं आपको मेट्रो के आगे धक्का दे दूं? अरे नालायक को 8 साल का लॉक इन पीरियड था। ओ तो वो यही तो था, 8 साल का लॉक इन पीरियड। एक एसेट जिसके ऊपर डिडक्शन क्लेम कर ली, 8 साल तक नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर नहीं करोगे। दोबारा बोलो। असेट ऑन विच डिडक्शन इज क्लेम अंडर सेक्शन 35 AD शैल नॉट, कैन नॉट, कुछ भी जो समझ में आए, ट्रांसफर नहीं कर सकते नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में। ऊपर ध्यान दियो बेटा, अगर कर दिया तो याद आ रहा है बच्चे को। अगर 8 साल से पहले ट्रांसफर कर दिया तो लो बोलता था बता कितनी डिडक्शन क्लेम करी है, टोटल डिडक्शन क्लेम, वो माइनस, वो लिख ले, इसमें से माइनस कर। अगर डिडक्शन क्लेम ना करता तो डेप्रिसिएशन तो क्लेम करता, तो डेप्रिसिएशन जितना अलाउड हो जाता, डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन अलाउड, ये वो लिखा है चिंकी भाषा में, डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन अलाउड, वो माइनस कर।
सर डिडक्शन क्लेम कर ली 50 लाख की, डिडक्शन क्लेम ना करता 7.5 लाख का तो डेप्रिसिएशन भी मिलता, तो लॉस इज 42.5 लाख रुपए इसकी बिजनेस इनकम मान लो। चोर है नालायक, मेल प्रैक्टिस कर रहा है। तो लॉस इज अगर स्पेसिफाइड आपका बेटा बिजनेस है, किसी असेट के ऊपर आपने 100% डिडक्शन ले ली, 8 साल तक किसी दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर नहीं करोगे, अगर 8 साल के अंदर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया तो बेटा जो डिडक्शन ली है माइनस, अगर डिडक्शन ना लेते तो डेप्रिसिएशन कितना लेते वो माइनस कर लेना, बैलेंस जो बचेगा ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। ये था अपना कॉन्सेप्ट नंबर 5, समझ में आ गया ना। कॉन्सेप्ट नंबर 6, 35 AD ही चल रहा है बेटा, ये कई चैप्टर में परेशान करता है। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, यार इसकी ट्रीटमेंट बता देना, नहीं आत्मा धू धू करके जल जाएगी। शुक्र है 35 AD का बिजनेस लॉस केवल 35 AD की इनकम से सेट ऑफ होगा और किसी से ये सेट ऑफ नहीं हो सकता, सीधा कैरी फॉरवर्ड होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर के लिए। याद करो इकलौता लॉस है जिसकी कोई लाइफ नहीं है, बाकी लॉस की लाइफ होती है 4 साल या 8 साल। हाउस प्रॉपर्टी 4 साल, पीजीबीपी स्पेक्युलेटिव 4 साल, नॉन स्पेक्युलेटिव 8 साल, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 8 साल, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 8 साल, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस 4 साल, पर इसकी लाइफ कितनी थी? इनफाइनाइट। तो लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ विद स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम ओनली, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ विद एनी अदर इनकम। रिमेनिंग अगर कुछ बच गया तो लॉस की रिटर्न फाइल करो 139(3) में और इसको इनफाइनाइट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दो। उसको भी तो रिवाइज कर लो 139(3), इसकी रिटर्न फाइल कर दो लॉस की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक और इनफाइनाइट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लो। कैरी फॉरवर्ड वाला जब भी सेट ऑफ होगा केवल स्पेसिफाइड बिजनेस से सेट ऑफ होगा। सिंपल, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ विद स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम ओनली, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ विद एनी अदर इनकम। रिमेनिंग लॉस शैल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर। और रिटर्न फाइल कर देना ड्यू डेट तक, तभी कैरी फॉरवर्ड होगा बेटा ये 139(3), और कैरी फॉरवर्ड वाला जब भी सेट ऑफ होगा आपका बेटा 35 AD से सेट ऑफ होगा। क्लास में प्रैक्टिकल कराए थे 2-4, थ्योरेटिकल डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर ध्यान दो बेटा। सर मेरा एक बिजनेस है वेयर हाउस का बिजनेस 35 AD का, एक बिजनेस है मेरा हॉस्पिटल वो भी 35 AD का है, क्या ये सेट ऑफ हो जाएंगे? हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटल से ही सेट ऑफ होगा, होटल वाला होटल से ही सेट ऑफ होगा, आपका बेटा वेयर हाउस वाला वेयर हाउस से ही सेट ऑफ होगा, या 35 AD वाला 35 AD से सेट ऑफ होगा? बस ये ध्यान रखना, पहला पॉइंट तो ये सिखाया था 35 AD वाला 35 AD से सेट ऑफ होगा। और दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जाके मत फंस जाना, ये किसी और से सेट ऑफ नहीं हो सकता, दूसरा तो इससे सेट ऑफ हो सकता है, इसकी आउटगोइंग बंद है, इनकमिंग चालू है। मेरा स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम है, नॉर्मल बिजनेस से लॉस है, तो वो तो इससे सेट ऑफ हो जाएगा, इसकी आउटगोइंग बंद है। लॉस अगर इसका है तो वो इसी की इनकम से सेट ऑफ होगा और किसी से नहीं, जबकि दूसरा लॉस इस इनकम से क्या हो सकता है बच्चे? सेट ऑफ हो सकता है। ये है सेक्शन 35 AD, पूरा लेक्चर खा जाती थी बेटा ये, जो हमने 15 मिनट में रिवाइज कर लिया, स्टार्टिंग से लेके कॉन्सेप्ट नंबर 6 तक। फिर दोबारा आ रहा हूं मैं क्योंकि टेक्निकल है और आता है ये एग्जाम में। 35 AD गवर्नमेंट ने 10-15 के आसपास बिजनेस है बेटा, इनको सिलेक्ट किया कि ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट बिजनेस हैं और उनको बोल दिया भैया रिवेन्यू खर्चे तो वैसे ही अलाउड है, कैपिटल खर्चों की भी आप क्या कर लेना? डिडक्शन क्लेम कर लेना। अगर ये सेक्शन ना होती तो 100% अलाउड नहीं होता कैपिटल खर्चा, फिर डेप्रीशिएशन क्या होता बेटा? अलाउड होता। स्पेसिफाइड बिजनेस रिवेन्यू खर्चे वो तो वैसे भी अलाउड है 100%, कैपिटल खर्चे लैंड गुडविल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नॉट अलाउड एज डिडक्शन, बाकी कैपिटल खर्चे बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, इंटेंजिबल है, 100% एक्सपेंस शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। अगर बिजनेस कमेंस करने से पहले
आपने बेटा कोई खर्चे करे हैं, कैपिटल खर्चे कितने मर्जी पुराने खर्चे हों, वो सारे खर्चे अलाउड हो जाएंगे उस साल जिस साल आपने बिजनेस कमेंस करा, सब्जेक्ट टू आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो खर्चा कैपिटलाइज कर दिया हो। नेक्स्ट इसके बाद लिया था बेटा कॉन्सेप्ट फॉर्म में, एक्चुअल कॉस्ट 100% अलाउड तो हो जाएगी, पर एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या है, आप मन में तेजी से रिवाइज करते रहना। अगर 10,000 तक की आपने पेमेंट करी है एक दिन में एक पर्सन को, कैसे मर्जी पे कर देना, ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। 10,000 से ऊपर कैश, क्रॉस चेक, बेरर चेक, इसके थ्रू अगर आपने पे करा है नॉट अ पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, अकॉर्डिंगली डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसके अलावा पे करेंगे इज अ पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 2, 35 AD वाली एसेट थी, आपने 100% डिडक्शन क्लेम कर ली, उसको बेच दिया, तो सेल प्राइस अप टू डिडक्शन ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। लॉजिक भी है बेटा, जब डिडक्शन पीजीबीपी में है तो इनकम भी पीजीबीपी में मानेंगे, और कैपिटल गेन लगेगा अगर सेल प्राइस एक्चुअल कॉस्ट को एक्सीड कर जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 3, 35 AD की डिडक्शन केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है, न्यू टैक्स रिजीम 35 AD अलाउड ही नहीं करता, और अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में आपने 35 AD ले लिया, चैप्टर 6 से डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगी। नेक्स्ट इसके बाद बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 4, 35 AD इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम में AMT क्या होगा बेटा, इसके ऊपर चार्ज होगा, और याद करो न्यू टैक्स रिजीम में तो AMT भी नहीं लगता था, न्यू टैक्स रिजीम में AMT भी नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम इंडिविजुअल के ऊपर, सिलेबस में इंडिविजुअल है, AMT लगेगा अगर एडजस्टेड टोटल इनकम उसकी 20 लाख से ज़्यादा होती है। कॉन्सेप्ट नंबर 5, एक असेट जिसके ऊपर आपने स्पेसिफाइड बिजनेस में डिडक्शन ले ली, अगले 8 साल तक उसी बिजनेस में यूज करेंगे। अगर उसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में आप ले गए तो टोटल डिडक्शन जो आपने क्लेम करी थी उसको लो, उसमें से माइनस कर दो, अगर डिडक्शन क्लेम ना करते तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते, वो कितना बनता, बैलेंसिंग फिगर जो बचेगी इट शैल बी योर बिजनेस इनकम। और लास्ट बेटा अगर स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस आ गया, यहाँ कैपिटल की वजह से लॉस आ सकता है, वो बस 3 ही खर्चे थे, यहाँ कैपिटल की वजह से लॉस आ सकता है, रेवेन्यू की वजह से भी लॉस आ सकता है। 35 AD लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली विद 35 AD बिजनेस इनकम, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ विद एनी अदर इनकम। रिमेनिंग लॉस अगर बच गया कैरी फॉरवर्ड फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर, लॉस की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है ड्यू डेट तक बेटा, और सब्सिक्वेंट ईयर में ये सेट ऑफ केवल किससे होगा, 35 AD की इनकम से होगा। इंपॉर्टेंट नोट बेटा, 35 AD का कोई सा भी बिजनेस हो आपस में क्या हो जाएंगे, ये सेट ऑफ हो जाएंगे। 35 AD दूसरे से सेट ऑफ नहीं हो सकता, पर दूसरा अगर कोई बिजनेस लॉस है वो इस इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा। 35 AD में कोई क्वेरी हो बेटा, टेक योर टाइम, पूछ लो, ये आ जाता है एग्जाम में बाय एंड लार्ज। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन शायद दे रखे होंगे मैंने, ये कुछ क्वेश्चन है बेटा सॉल्व हैं, ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत हो प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये 35 AD वाले बिजनेस जो अनसोल्ड हैं एक बार वो देख लो, स्क्रीन पे देखो, जैन लिमिटेड कमेंस द बिजनेस ऑफ, ओ यार ये फिर 2025-26 के, आप एक साल पीछे समझ लेना, वो मैंने करंट बुक से लिए हैं ये, ठीक है ना। चल बता भाई, ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस ऑफ स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, 35 AD का बिजनेस है भाई। लैंड परचेज करी 50 लाख की, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करी 70 लाख की, 5 लाख के खर्चे कैश में कर दिए, तो 5 लाख इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। 65 लाख का 100% अंडर सेक्शन 35 AD 65 लाख अलाउड हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख की, सारी पेमेंट नेफ्ट के थ्रू, पूरा 30 लाख के ऊपर 100%। इनकम है मेरी 100 लाख, तो कर दो भाई, इनकम बिफोर क्लेमिंग एक्सपेंस 100 लाख माइनस पहला क्या था, लैंड नील, दूसरा कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस कितने थे 65, तीसरा आपका क्या है बेटा प्लांट एंड मशीनरी कितना 30, टैक्सेबल इनकम 5 लाख।
नहीं आया? आ गया। अगला क्वेश्चन तेजी से ट्राई करो बेटा। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर 35 एडी का बिजनेस है। मेक इट फास्ट, आप ट्राई करो। ऑनलाइन वाले आंसर फिट आ रहे हैं भाई। 6th भी निपटा दो जल्दी से। इनकम बिफोर क्लेमिंग एक्सपेंस 200 लाख, ठीक है। सैलरी टू स्टाफ, रिवेन्यू एक्सपेंस 100%। क्वेश्चन में निपटा दूँ ना। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रिवेन्यू एक्सपेंस 100%। 35 एडी रिवेन्यू पे नहीं लगती, कैपिटल पे लगती है। रिवेन्यू तो नॉर्मल प्रोविजन में अलाउड हो रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलो। परचेज ऑफ बिल्डिंग 10 लाख कैश में दे दिया, 110 लाख का 100%। प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख क्रॉस चेक के थ्रू। क्रॉस चेक, बेरर चेक, कैश डिडक्शन नहीं मिलेगी। 10,000 से ज़्यादा है ना सर? 6 लाख 10,000 से ज़्यादा होता है क्या? हाँ, अच्छा मुझे लगा टोटल 6 लाख है। सॉरी बोल दिया भाई। 6 लाख की नहीं मिलेगी, कितने की मिल जाएगी? 34 लाख का 100%। फर्नीचर, इसमें टोटल 10 लाख का 1 लाख यूपीआई के थ्रू, रिमेनिंग आरटीजीएस, सब वैलिड है, पूरे 10 लाख पे मिल जाएगा। तो 200 माइनस 10 माइनस 15 माइनस 110 माइनस 34 माइनस 10, बिजनेस इनकम 21 लाख। ठीक। और जब जब तुम्हें लगे टैक्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है, फिर ये वाला क्वेश्चन करना, सारा कॉन्फिडेंस तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसके 2 बिजनेस हैं, एक 35 एडी वाला, एक नॉर्मल। ये खर्चे दे रखे हैं और इनकम दे रखी है। जरा बताना क्या करोगे भाई। पहले 35 एडी कर लें, एक बार आप ट्राई करो। पढ़ा यार, एक पेज में तो आ भी नहीं रहा है। आ गया। ये नॉन स्पेसिफाइड है, ये वाला स्पेसिफाइड है। चलो बोलो। स्टाफ सैलरी टिक मार देता हूं जो अलाउड है, और जो अलाउड नहीं है वो क्रॉस कर लेंगे। 20 लाख 25 लाख अलाउड। रेंटल चार्जेस अलाउड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अलाउड। न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज करिए 10 नवंबर को, 180 दिन से कम पुट टू यूज। 35 एडी में इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। कहीं 100 का आधा 50 मत कर देना। शायद सर बताना भूल गए, हमारा भी फर्ज बनता है। कोई डेप्रिसिएशन में होता है हाफ, ठीक है ना? तो यहाँ तो पूरा 100%। फर्नीचर 100%। अभी मैं केवल स्पेसिफाइड पढ़ रहा हूँ। इसके बाद बेटा ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, ओल्ड, वो 35 एडी में ओल्ड अलाउड होती है। और सर कैपिटल खर्चे होने चाहिए, ओल्ड और न्यू तो कहीं लिखा ही नहीं, क्या हो जाएगा? लैंड चपेट पड़ेगी। तो 90 लाख में से ये माइनस करके बताना कितने आ रहे हैं भाई। लॉस आ रहा है, लोअर बढ़िया। 7 लाख का लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। नहीं आया ना समझ में? अरे आया या नहीं आया, रिवीजन क्लास चल रही है बेटा, नॉर्मल बैच नहीं है। आ गया सर, क्या सिंपल सा है। ये पूरा 20 लाख अलाउड होगा। अब ये नॉर्मल बिजनेस है। ये एक तो ये देखना जरा, मैन्युफैक्चरर है, कौन है ना लाइक, ये ट्रेडर। 1 मिनट। बेटा एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? क्यों? क्योंकि पीछे से आवाज आ गई, वो मना कर रहे हैं तो हम साथ साथ हैं। ट्रेडर को एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, शुक्र है, बस चेक कर रहा था बेटा। तो ये अलाउड हो जाएगा, ये अलाउड हो जाएगा, ये अलाउड हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख अलाउड नहीं होगा। 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन। 10 नवंबर है, वो भी 7.5। ओ हाँ, ये इसलिए 4 महीने आगे से रखते हैं। कितना सर? एडिशनल भी ले लो, मिलेगा ही नहीं, ट्रेडर है।
आगे चलो, फर्नीचर 10 मई 180 दिन से ज़्यादा है। फर्नीचर का रेट भी याद नहीं होगा, 10% है, 1 लाख। ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, ये 14 महीने नहीं है यार, ये 4 पाएगा। ओहो, नई बुक में दिक्कत आ गई भाई। सर 14 महीने हो तो होते ही नहीं, साल में महीने 12 होते हैं। ये अप्रैल होगा बेटा, टाइपिंग एरर है। चलो, 180 दिन से ज़्यादा है। लैंड, कुछ नहीं होता लैंड का भाई। ये माइनस करके बताओ, माइनस करके। 22,500 में एक जीरो और मतलब 2,25,000, घर की बात है। माइनस करके इनकम आ रही होगी मेरे ख्याल, 1,05,55,000 इनकम। क्या ये लॉस इससे सेट ऑफ हो जाएगा? नहीं। इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करो। कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, ड्यू डेट तक 139। 3 कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा? 4 या 8? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर। सर हार्ड कॉपी कब तक मिल जाएगी बुक की? बेटा मत पूछ, क्योंकि मैं डेली एक ही चैप्टर दे पा रहा हूँ। 4:30-5 बजे तक तो मैं यहीं पे होता हूँ साथ में, पर मैं घर जाके ऑफिस के काम कर रहा हूँ। या तो हार्ड कॉपी ले लो या मेरे से एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ लो। समझ रहे हो ना मुश्किल यार? ये एक एक चैप्टर तैयार करने लग रहा हूँ, बाद में जब ये पढ़ा दूंगा फिर इसकी हार्ड कॉपी हो जाएगी। अभी सॉफ्ट में समझ ले। और पहले जो हार्ड कॉपी दी थी उसमें क्या कर लिया था? सुनना तो मुझे ही पड़ेगा। चलो, ये बाकी बाद में भरवाऊंगा। अभी कितने खर्चे हो गए वापस आओ। एक्सपेंस नंबर ये था 3587। यहां तक कोई भी दिक्कत है बेटा पूछो। स्पेसिफिकली 35 AD में टाइम दे रहा हूं, नहीं मैं आगे लेके चलूं। ऑनलाइन कोई क्वेरी है बेटा पूछें, नहीं मुझे आगे बढ़ने दो। ओके लिखो यार, इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि साइलेंट बैठ जाओ। मत पूछो भाई, मैं तो आगे बढ़ूं। इन्हें ओके लिखने में भी दिक्कत आ रही है। कितने एक्सपेंस हो गए थे? 7। 8वां इंश्योरेंस। सुनने पे ध्यान देना। इंश्योरेंस अगर बिल्डिंग का कराया, एक तो ये सब बिजनेस से रिलेटेड है, पर्सनल तो वैसे ही अलाउड नहीं है। जल्दी बोलो। बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया, फैक्ट्री बिल्डिंग अलाउड। प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस करवाया, अलाउड। फर्नीचर का इंश्योरेंस करवाया, अलाउड। स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस करवाया, जल्दी बोलो यार, अलाउड। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई, उसका प्रीमियम पे करा, इसमें चुप हो गए। प्रीमियम पेड फॉर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउड होगा नहीं होगा? होगा, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी क्या है? टैक्सेबल है, अलाउड। कहने का मतलब हर वो इंश्योरेंस जो बिजनेस से रिलेटेड है वो सब अलाउड है। हर वो इंश्योरेंस जो बिजनेस से रिलेटेड है वो सब अलाउड है। ठीक है, याद रखने लायक एक ही है, कीमैन इंश्योरेंस मैच्योरिटी टैक्सेबल है, तो उसका प्रीमियम क्या होगा बेटा? अलाउड होगा। अब सामने ध्यान दो, 100% मेरा कॉन्फिडेंस है, आप बता नहीं पाओगे। स्टॉक का प्रीमियम दिया, जल्दी बोलो। स्टॉक का इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, अलाउड। सर क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? ये क्वेश्चन नहीं है। स्टॉक में आग लग गई, ये आग है। इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला 1,00,000 रुपए। बेटा इस 1,00,000 की ट्रीटमेंट बता, या तो जनवरी में आर पार या मई में दोबारा बैठेंगे हम। 100 नंबर का क्वेश्चन, ठंडे दिमाग से सोच, एग्जाम में आ जाए तो क्या आंसर देंगे? सर हमने ये नहीं पढ़ा, ना भी पढ़ रखा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैंने स्टॉक का प्रीमियम दिया, प्रीमियम की डिडक्शन मिली थी? मिली थी। स्टॉक डैमेज हो गया,
इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल रहा है, इनकम है या नहीं है? मेक इट फास्ट, बोलो बेटा। रिवीजन चल रही है मेरे बच्चे। ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम लिखते रहना, या आखिरी में एक डायग्राम बनाऊंगा वो बना लेना। अभी सुन लो, समझ लो। सर प्रीमियम जब डिडक्शन क्लेम करी है तो उसके अगेंस्ट अगर कोई भी बेनिफिट होगा, ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। तो ये याद रखना, अगर स्टॉक डैमेज हो गया उसके बदले इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये P&L के क्रेडिट में होगा। और तुम बोलोगे कि झटके में आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा नहीं, पढ़ रखा है, बस तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा कि जब खर्चा अलाउड करा है तो उसका बेनिफिट क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अब देखना चाहता हूं बेटा मैं आपको, अगर घर जाके रिवाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इसका प्रीमियम दिया, आंसर मैं दूंगा अलाउड है। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, आंसर क्या होगा बेटा, प्रीमियम अलाउड है। इसमें आग लग गई, डैमेज हो गया, इंश्योरेंस क्लेम मिला ₹5 लाख, एकदम सही बता देना बेटा। ओह सर ये 5 लाख ब्लॉक की वैल्यू से माइनस होगा, ये सब डेप्रिशिएबल असेट है। सर ये कब पढ़ाया था, डेप्रिसिएशन में पढ़ाया था, इसलिए इसका क्वेश्चन कराया था मैंने कि डेप्रिशिएबल असेट अगर डैमेज होती है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम में कैश दे दे तो माइनस कर देना मनी रिसीव, और अगर असेट इन काइंड दे दे ब्लॉक में ऐड कर देना निल वैल्यू, लेस भी निल। लास्ट क्लास में सिखाया था ना बेटा, यहां पर काम आएगा वो। तो स्टॉक इन ट्रेड में ऐसा क्यों नहीं करा, उसका कोई ब्लॉक ही नहीं होता, उसका तो ब्लॉक ही नहीं होता ना बेटा, वो सीधा ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। मेकिंग सेंस? अभी सुनते रहना बेटा, ये सारी चीज इकट्ठी कर लेते हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं ना। साहब मेरी पर्सनल बिल्डिंग है, ऑफिस की नहीं, मेरी पर्सनल बिल्डिंग है, मैंने उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था तो मैं डिडक्शन ही क्लेम नहीं कर पाया था। क्लेम कहां करूं, पीजीबीपी हेड तो मेरा है ही नहीं इसके लिए, ये तो मेरी पर्सनल बिल्डिंग है, ये डैमेज हो गई, इसके बदले मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिला। कोई एक हीरा हो, मेरी पर्सनल बिल्डिंग डैमेज हो गई, इसके बदले मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिला, क्या होना चाहिए, कैपिटल गेन, सेक्शन 45(1)(a), डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल असेट, पर्सनल बिल्डिंग कैपिटल असेट है। ये मेरे राम, सर कहां तक जाएं, कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे बेटा। सर ये कब पढ़ाया था नॉर्मल बैच में, रिवाइज भी कराऊंगा। कैपिटल गेन वाले चैप्टर में पर्सनल बिल्डिंग कैपिटल असेट है, और कैपिटल असेट अगर डैमेज या डिस्ट्रॉय होती है 45(1)(a, याद करो ना, कैपिटल गेन उस साल लगेगा जिस साल क्लेम मिलेगा, ट्रांसफर उस साल जिस साल डैमेज हो गया था, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा था, पर कैपिटल गेन उस साल लगेगा जिस साल क्लेम मिलेगा। सर प्लीज और पूछो, बिल्कुल बेटा प्लीज कहने की क्या जरूरत। सर पर्सनल फर्नीचर, इसका इंश्योरेंस प्रीमियम दिया तो डिडक्शन नहीं मिल रही, पर्सनल है। सर इसमें आग लग गई और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया, क्या होगा, सेम ट्रीटमेंट, नो टैक्स ट्रीटमेंट, ये कैपिटल असेट ही नहीं है, कैपिटल गेन केवल कैपिटल असेट पे लगता है। ये मेरे राम, ये पर्सनल मूवेबल असेट वो याद आ रही है, ये तो इमूवेबल है तो इसके ऊपर तो ये तो कैपिटल असेट है, बाकी पर्सनल मूवेबल तो कैपिटल असेट ही नहीं है। सर मेरा पर्सनल मोबाइल खो गया, आईफोन, घर वालों से लड़ झगड़ के लिया था और अगले दिन खो गया, पर मैंने उसका इंश्योरेंस क्लेम करा रखा था, मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो उस पर कोई कैपिटल गेन थोड़ी ना लगेगा। आईफोन कैपिटल असेट ही नहीं है, याद आ रहा है। हाँ सर प्लीज ये लिखवा दो, क्रक्स फॉर्म में लिखो, ये क्रक्स लिखो नालायको, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, रिसीव अगेंस्ट स्टॉक इन ट्रेड, पूरा पेज यूज कर लेना, ये कई कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट, रिसीव अगेंस्ट स्टॉक इन ट्रेड। आंसर दो बेटा, आंसर दो बेटा, आंसर दो बेटा। अरे मुंह में दही जमी हुई है क्या, ट्रीटेड एज, तो बोलते क्यों नहीं हो नालायक हो, क्या बोले सर, बोलने लायक भी तो नहीं बचे।
तो ऑनलाइन वाले भी है या नहीं है, इनका तो पता ही नहीं चल रहा मुझे कि ये भाग्य ऑर्डर के मारे। हाउस प्रॉपर्टी तक ही ठीक है सर, मुश्किल थोड़ी ना है यार, कॉन्सेप्ट ही पल्ले नहीं पड़ रहे हमारे। इधर चलो, रिसीव अगेंस्ट डेप्रिशिएबल एसेट यूज्ड इन बिजनेस, रिसीव्ड अगेन डेप्रिशिएबल एसेट यूज्ड इन बिजनेस। एग्जाम्पल लिख लो, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। अगर कैश क्लेम है तो रिड्यूस फ्रॉम वैल्यू ऑफ ब्लॉक, फुल फॉर्म लिख लेना आप। लिखा क्या है सर, रिसीव अगेंस्ट डेप्रिशिएबल एसेट यूज्ड इन बिजनेस। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश क्लेम है तो ब्लॉक की वैल्यू से माइनस होगा। और अगर असेट ही रिसीव हो गई बेटा, ब्लॉक की वैल्यू में ऐड भी निल, लेस भी निल, बिल्कुल हिंदी में लिख लो यार, ऐड बैक भी निल और लेस भी निल। लॉजिक मैंने सब समझा दिए थे लास्ट क्लास में, दोबारा मैं नहीं बोलूँगा। एडिड बैक इन ब्लॉक विद निल वैल्यू और रिड्यूस फ्रॉम ब्लॉक विद निल वैल्यू। इधर आओ, इंश्योरेंस क्लेम अगेंस्ट पर्सनल असेट। अब चेक करो, क्या पर्सनल असेट कैपिटल असेट है या पर्सनल असेट कैपिटल असेट ही नहीं है। पर्सनल कार, पर्सनल मोबाइल, फर्नीचर, ये सब कैपिटल असेट नहीं है। पेंटिंग, ज्वेलरी, ड्राइंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, याद आ रहा है वो सब ड्रामा, वो कैपिटल असेट हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल असेट है। शेयर सिक्योरिटी कैपिटल असेट है। वो अलग बात है, शेयर सिक्योरिटी में आग नहीं लगती, पर एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना। अगर कैपिटल असेट है तो सेक्शन 45(1) है, टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। वो 45(1) में फिर रिवाइज कराऊंगा। टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। और अगर कैपिटल एसेट ही नहीं है, कुछ नहीं होगा, नो टैक्स ट्रीटमेंट। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होगा, कहीं अदर सोर्स में निपटा दो कि जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्स, इसका कुछ नहीं होगा। अब वो कितना मर्जी एग्जाम में गिर जाए, फैक्ट्री में आग लग गई, ओनर खुद आग को बुझा रहा है, उसकी रिंग जल गई थी, गिर गई थी, क्वेश्चन ध्यान ना वो स्टडी मैट में, और आग बुझाते बुझाते उसकी खुद की रिंग क्या हो गई, डैमेज हो गई, दोनों का क्लेम मिल रहा है। फैक्ट्री बिल्डिंग का भी क्लेम मिल रहा है, उसके अंदर जो स्टॉक था उसका भी क्लेम मिल रहा है, प्लांट एंड मशीनरी का भी क्लेम मिल रहा है, उसकी पर्सनल रिंग का भी क्लेम मिल रहा है। तो जो पर्सनल रिंग का क्लेम है वो पीजीबीपी में तो जाएगा नहीं, कैपिटल गेन में जाएगा, क्योंकि रिंग अगर याद हो कैपिटल एसेट है। रिंग आपकी क्या है, कैपिटल असेट। और बाकी जो फैक्ट्री बिल्डिंग जल गई, बाकी जो उसकी प्लांट एंड मशीनरी का क्लेम मिला, स्टॉक का क्लेम मिला, स्टॉक का मिला तो बिजनेस इनकम, और बाकी अगर डेप्रिशिएबल एसेट का मिलेगा तो ब्लॉक की वैल्यू में एडजस्ट होगा। पूछो यहां तक बेटा कोई भी दिक्कत हो तो। इंश्योरेंस में प्रीमियम इंपॉर्टेंट नहीं है यार, वो डेबिट साइड में होगा, खर्चा अलाउड है, बिजनेस से रिलेटेड है, खर्चा अलाउड है। मुद्दे की बात है क्लेम मिलना, कि इंश्योरेंस क्लेम का क्या हो, टैक्सेबल हो या ना हो। ऑनलाइन क्लियर है बेटा? ओके लिखो, मैं आगे चलूं, ठीक है ना। और नोट्स का बेटा प्लीज बार बार मत पूछो, मैं एक्चुअली में यही हो रहा है, मैं डेली तैयार कर रहा हूं। जैसे अगला लेक्चर अब कैपिटल गेन का होगा तो वो आज रात को बैठ के टाइप करके फिर भिजवाऊंगा। एक बार इतने इससे काम चलाओ, क्योंकि अगर क्लास का एक्स्ट्रा टाइम होगा तो बेटा वो इसमें यूज हो रहा है, फिर या तो मैं बुक बनाऊं या पढ़ाऊं आपको, है ना। मिल जाएगी बुक, विश्वास तो करो। चलो कितने खर्चे हो गए? 8। एक्सपेंस नंबर 9। चलो ये खाली नॉलेज के लिए। एम्प्लॉयर
contribution, statutory provident fund, recognized provident fund, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ जाएगा? किसने बोला था? नालायक, धुन में बह जा रहे हैं। रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, स्ट्रेटेजी प्रोविडेंट फंड, अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट, जो सुन रखे हो सब बोल दो। अरे सोच समझ के तो बोल लो। पीपीएफ में एम्प्लॉयर का क्या लेना देना? फुल फॉर्म लिखो, स्ट्रेटेजी प्रोविडेंट फंड, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड। सर ये सब सैलरी में पढ़े थे बेटा, वो एम्प्लॉय के एंगल से पढ़े थे, अब एम्प्लॉयर के एंगल से पढ़ा रहा हूं। और एनी अदर फंड रजिस्टर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, और यहां सारे अनरजिस्टर्ड आएंगे। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड, एनी अदर फंड। एनी अदर फंड रजिस्टर्ड है, ये तो क्या होते थे सारे खर्चे? अलाउड। अनरजिस्टर्ड है तो डिसअलाउड। सर कार की डैमेज का इंश्योरेंस का क्या होगा? अरे कार अगर बिजनेस वाली है तो डेप्रिशिएबल होगी, वो ये लगेगा। कार अगर पर्सनल वाली है तो नॉट अ कैपिटल एसेट होगा बेटा, कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगी। कार बताना पूरा कि बिजनेस में है या पर्सनल है। पर्सनल है तो कैपिटल एसेट नहीं है, बिजनेस में है तो आपकी डेप्रिशिएबल होती है। डेप्रिशिएबल की ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दी, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेंस नंबर 10, इसके प्रैक्टिकल आ जाते हैं। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। %14 ऑफ सैलरी तक है अलाउड। पहले 10 था, ये 10 था, बढ़ के क्या हुआ बेटा ये आपका 14। और अगर एबव 14% ऑफ सैलरी है, एक्सेस शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, मतलब डिसअलाउड हो जाएगा। और यहाँ सैलरी का मतलब क्या था? एचआरए वाली, बेसिक पे, डीए रिटायरमेंट, परसेंटेज बेस्ड कमीशन। हाइपोथेकेट खेलो, ये तीनों फिगर मिला के 10 लाख है। ये तीनों फिगर मिला के 10 लाख है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 1,40,000 तक होगा तो डिडक्शन मिलेगी। 1,40 से ज़्यादा हुआ, 1.5 लाख हुआ तो 10,000 डिसअलाउड। 1,60 हुआ तो बेटा 20,000 डिसअलाउड। कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो, एग्जाम में मुझे नहीं पता फिगर क्या आएगी। ये तीनों फिगर मिला के मान लो 5 लाख हैं। 5 लाख का 14% 70,000। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 70,000 तक की डिडक्शन मिलेगी। अगर एम्प्लॉयर 70,000 से ज़्यादा की बेटा क्या कर रहा होगा साहब, कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, तो एक्सेस वाला उसको डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया बेटा आपका एक्सपेंस नंबर 10। एक्सपेंस नंबर 11, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अलाउड एज डिडक्शन अंडर द हेड पीजीबीपी ओनली। कैपिटल गेन में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। होता क्या है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स? जब भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सिक्योरिटी खरीदी या बेची जाती है, दोनों टाइम हमें क्या करना पड़ता है बेटा? ये टैक्स देना पड़ता है। इस टैक्स को बोला जाता है एसटीटी। एक तो जिसका काम ही सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, उनकी इनकम तो जाएगी कैपिटल गेन में, सॉरी, जिनका काम ही सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है वो तो आएंगे पीजीबीपी, और जो ओकेजनली इन्वेस्ट करते हैं वो कहाँ जाएंगे? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जबकि पीजीबीपी में ये खर्चा क्या होगा बेटा आपका? अलाउड होगा। ठीक है ना, लिख लो इसको। कैपिटल गेन में कुछ नहीं होता इस खर्चे का। अगला हेड वही है। कैपिटल गेन में सिखाऊंगा बेटा, परचेज करते वक्त कॉस्ट का पार्ट नहीं है, सेल करते वक्त एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर में मत दिखाना। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स परचेज करते वक्त कॉस्ट का पार्ट नहीं है, सेल करते वक्त एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर नहीं है फॉर कैपिटल गेन पर्पस। हाँ, पीजीबीपी में सारी डिडक्शन अलाउड हो जाएगी।
सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अलाउड एज डिडक्शन। फिर लास्ट खर्चा था, फिर इसके बाद नेगेटिव खर्चों की लिस्ट पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से खर्चे अलाउड नहीं है। अब ये लास्ट खर्चा पॉजिटिव था, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ऊपर ध्यान दो एक बार, फिर लिखवाता हूं। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड शैल डीम टू बी द इनकम ऑफ एम्प्लॉयर। अगर ड्यू डेट तक जमा करवा देगा तो डिडक्शन मिल जाएगी एम्प्लॉयर को, और अगर एम्प्लॉयर ड्यू डेट तक जमा नहीं करवाएगा, मरेगा, इंटायर अमाउंट क्या मान ली जाएगी, उसकी इनकम मान ली जाएगी। 2 मिनट फोकस रखो, लॉजिक से समझाता हूं। एम्प्लॉयर करता क्या था, अपना कंट्रीब्यूशन टाइम से जमा करवा देता था, पीजीबीपी में डिडक्शन मिलनी है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की सैलरी से तो काट लेता था प्रोविडेंट फंड, पर वो टाइम से जमा नहीं कराता था। एम्प्लॉयर ऐसा क्यों कर रहा है, वो पैसा यूज कर रहा है, प्रोविडेंट फंड एक्ट उसने पढ़ रखा है। पर मंथ बेटा वहां पर आपकी 1% का क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है अगर आप लेट हो गए। मैं एम्प्लॉयर, आप सब मेरे एम्प्लॉय, मैंने आपका पीएफ काट लिया, जान के जमा नहीं कराया, मुझे पता है मैक्सिमम क्या होगा, मुझे पीएफ एक्ट में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पूरे साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 12%। आपका पैसा मैं यूज कर रहा हूं, मार्केट से कमा लिया 18%, 12% दे भी दिया तो भी मुझे क्या मिल रहा है, 6% का बेनिफिट बच रहा है। लो के अंदर लूप होल निकाल लिया। अपना कंट्रीब्यूशन तो टाइम से जमा करा दिया क्योंकि डिडक्शन क्लेम करनी है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नालायक ने काट लिया, अगले महीने की 15 तारीख तक जमा हो जाना चाहिए। पीएफ की ड्यू डेट होती है अगले महीने की 15 तारीख, वो जमा ही नहीं करा रहा जान के। एम्प्लॉय का पैसा क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर यूज कर रहा है। क्यों कर रहा है, लेट जमा करवाएगा अलोंग विद इंटरेस्ट। मेरा क्या पर्पस सोल्व हो रहा है, एम्प्लॉयर का पैसा यूज कर रहा है, 18% 20% कमा भी लिया, पूरे साल का 12% दे दिया, क्या दिक्कत है, उसके बावजूद भी मुझे क्या है साहब, बेनिफिट है। लेबर लॉ में तो चेंज आया नहीं था, इनकम टैक्स ने सुधार दिया था इस टाइप के नालायकों को। कैसे सुधारा था, इनकम मान लो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या मान लो, एम्प्लॉयर की इनकम मान लो। इस महीने का मेरा कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपए है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, वो पूरा 1 लाख मेरी इनकम मान ली जाएगी। अभी एम्प्लॉयर ने चिल्ली मारी, मेरी इनकम थोड़ी ना है। लॉसेस, पूरी बात ध्यान से सुनो, अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करा दे, डिडक्शन ले ले। और अगर जमा नहीं करा पाया, ड्यू डेट निकल गई, ड्यू डेट इनकम टैक्स वाली नहीं, प्रोविडेंट फंड वाली, अगर ड्यू डेट निकल गई तबाह बर्बाद है। ये एम्प्लॉयर की क्या मान ली जाएगी, इनकम, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। एक ही झटके में पूरा इंडिया सुधर गया। कोविड में एम्प्लॉयर के एक ही टेंशन थी कि जल्दी से एम्प्लॉय का पीएफ जमा करा दो बस। आईसीयू से उठ उठ के आ रहे थे बेटा एम्प्लॉयर, नहीं वो एक्चुअल में आईसीयू में पहुंच जाते उसके बाद सारी इनकम। अरे बड़े एम्प्लॉयर को सोच यार, आईसीआईसीआई बैंक 10,000 के आसपास एम्प्लॉय हैं, एक महीने का कंट्रीब्यूशन करोड़ों रुपए का होगा, एक दिन भी अगर लेट हो गए मरेगा वो, डिडक्शन ही नहीं मिलेगी। ऑडिट में मेरे साथ आप गए, एक की ड्यूटी तो केवल ये रहती है, बस तू ये चेक कर पीएफ टाइम से जमा हुआ है नहीं हुआ है एम्प्लॉय का। ऑडिट रिपोर्ट में एक कॉलम तो यही है, बस ये देख लो पीएफ टाइम से जमा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो एक आर्टिकल को तो इसी के पीछे लगा दो, पुश कर दो उसको, तो लग जा पीछे एम्प्लॉयर के, बिठा उसको, उसका आर्टिकल को, नालायक को, अकाउंटेंट को, ये बता अप्रैल का कब जमा कराया है, सर 15 मई तक जमा कराया, बच गया। मई का बता कब जमा कराया, 15 जून तक, बच गया। जून का कब जमा कराया, 17 जुलाई, पकड़ लो गर्दन उसकी, ये लेट हो गया। अब ऑडिटर क्या करेगा, वो खर्चा ही डिसअलाउड हो जाएगा, इनकम मान ली जाएगी वो। तो लेबर लॉ में अमेंडमेंट आनी चाहिए थी कि भैया नहीं नहीं एम्प्लॉयर को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो इनकम टैक्स ने सुधार दिया, इनकम मान लो, अपने आप ही जमा कराएगा। आज के टाइम प्रैक्टिकल लाइफ में जिस भी कंपनी में आप जॉब करोगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाओगे, एम्प्लॉयर केवल एक ही चीज बोलेगा, भाई तू कुछ भी कर लियो, पीएफ टाइम से जमा करा दियो। एचआर के ऊपर बस एक यही प्रेशर है, तू कुछ भी कर, पूरे महीने खाली बैठा रहे तू, हमें कोई मतलब नहीं, बस ये पीएफ की ड्यू डेट तक पीएफ जमा करवा देना, नहीं मर जाओगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे। क्यों, इनकम मान रखी है लोन है। डिडक्शन कब देगा, जब ड्यू डेट तक जमा हो जाएगा, ड्यू डेट इनकम टैक्स की नहीं, पीएफ की। ये था बेटा आपका पॉइंट नंबर 12। इसके बाद फिर एक सेक्शन थी, सेक्शन 37, हर वो खर्चा जो 30 से 36 तक में कहीं पर भी कवर नहीं है, रिवेन्यू नेचर का खर्चा है, आपका बेटा बिजनेस एंड प्रोफेशन से कनेक्टेड है,
उस खर्चे की डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 37। 30 से 36 की लिस्ट बेटा कुछ है ही नहीं, सिलेक्टेड 10 15 20 खर्चे हैं। लॉ सेज कहाँ तक लिखेंगे यार, पागल हो जाएंगे। 30 से 36 की लिस्ट पढ़ लो, उसमें सैलरी नहीं है, अब ये अलाउड हो या ना हो, उसमें बोनस नहीं है, ये अलाउड हो या ना हो, इलेक्ट्रिसिटी कहीं नहीं है 30 से 36 तक, ये अलाउड हो या ना हो। तो लोगों को गलती का एहसास हुआ यार कहाँ तक सेक्शन बनाएंगे, हजारों खर्चे हैं, कहाँ तक नाम लिखेंगे। तो लो क्या बन गया था बेटा, सेक्शन 37। सेक्शन 37 में रिवेन्यू खर्चे अलाउड हो जाएंगे सब्जेक्ट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, खर्चा 30 से 36 में कवर नहीं होना चाहिए, अगर कवर है तो वहीं पे जाओ। कंडीशन नंबर 2, खर्चा कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, सीधा बोल दो खर्चा किस नेचर का होना चाहिए, रिवेन्यू नेचर का होना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में दिक्कत आती है, क्या कैपिटल है क्या रिवेन्यू है, कहीं नहीं लिखा। फाइनल में डीटी में आपको 300-400 के आसपास केस स्टडी पढ़ाई जाएगी कि क्या रिवेन्यू है क्या कैपिटल है, पढ़ने लायक है फाइनल का पीजीबीपी। वहाँ 37 में उलझे रहोगे 10-10, 12-12 दिन कि क्या कैपिटल है क्या रिवेन्यू है, समझ में नहीं आ रहा होता। देखने में लगता है कैपिटल है, रिवेन्यू अलाउड कर रखा है, देखने में लगता है रिवेन्यू है, नालायकों ने कैपिटल बोल रखा है, डिफाइन कहीं नहीं है। रेनबैक्सी ने रोड बनाए थे, 3-4 एग्जाम्पल दिए थे। रेनबैक्सी ने अपनी फैक्ट्री के अंदर और फैक्ट्री के बाहर ही रोड बना दी, गवर्नमेंट बना नहीं रही थी, दुखी होकर रेनबैक्सी ने रोड बना दिए। और रेनबैक्सी कह रहा है ये खर्चा 30 से 36 में नहीं है, बिजनेस से कनेक्टेड है, कोई मैं पर्सनल थोड़ी ना बना रहा हूँ, बिजनेस से कनेक्टेड है, मुझे खर्चा अलाउड करो। एओ क्या कह रहा है, कैपिटल है अलाउड नहीं करेंगे, एसएससी कह रहा है जी रिवेन्यू है। अब अगर ये केस डिसाइड ना होता, मैं भी कैपिटल बोलता, रिवेन्यू मान रखा है, अब पता नहीं रोड बनाना कैसे रिवेन्यू है भाई, समझ में आ रहा है। उसके फैक्ट्री प्रीमाइसेस के अंदर बेटा मंदिर बनवा दिया था, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एटलस कंपनी का केस है, एम्प्लॉय कह रहे हैं जी एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, मंदिर बनवाओ। पहले आएंगे मंदिर में माथा टेकेंगे, उसके बाद प्रोडक्शन एरिया में जाए। हर बड़ी फैक्ट्री में मिलेंगे, हर बड़ी फैक्ट्री, दिस इज द ट्रूथ, कोई मजाक नहीं चल रहा। हर बड़ी फैक्ट्री में आपको क्या मिलेगा, टेम्पल मिलेगा, अंदर पुजारी है। अब समस्या ये पड़ रही है वो मंदिर के खर्चे अलाउड हो या ना हो। एसएससी कह रहे थे मेरा पर्सनल मंदिर थोड़ी ना है, एटलस कंपनी का पर्सनल क्या होगा, इंडिविजुअल का तो फिर भी पर्सनल हो सकता है, कंपनी का क्या पर्सनल हो। अब वो पुजारी की सैलरी जा रही है, वो P&L में डेबिट कर रहे हैं जी, खर्चे क्लेम कर रहे हैं, एओ ने पकड़ लिया कि भाई ये खर्चे हमें कैपिटल नेचर के नजर आ रहे हैं, फाइट करो। ना कहीं कैपिटल डिफाइन कर रखा, ना कहीं रिवेन्यू डिफाइन कर रखा, और मजे की बात है ये भी रिवेन्यू अलाउड हुआ है। तो व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज रिवेन्यू, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। आप बच गए, आपके लेवल पे केस स्टडी नहीं है, फाइनल में बस आपको एक ही सेक्शन पढ़ने लायक है, वो है 37, बाकी तो सब इंटर से कनेक्टेड है। चलो 30 से 36 में नहीं होना चाहिए, बिजनेस से कनेक्टेड होना चाहिए, उल्टा बोल दो पर्सनल नहीं होना चाहिए, रिवेन्यू होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए। चौथी और लास्ट कंडीशन, एक्सपेंसेस मस्ट बी लॉफुल, लीगल खर्चा होना चाहिए। मैंने एमसीडी के बेटा कर्मचारी को ब्राइब दी, P&L में डेबिट कर दी, और मैं कह रहा हूँ जी बिजनेस से कनेक्टेड है, वो काम नहीं करने दे रहे। दिवाली पे आ जाते हैं जी पुलिस वाले, उनको हमें क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। या स्ट्रीट होकर्स, उनका तो मंथली बंधा होता है, वो दे रहे हैं, उनको P&L में डेबिट कर रहे हैं, और लॉ सेज नालायक है तो प्रमोट हो जाएंगे अगर हम आपको अलाउड करेंगे। तो एक्सपेंस क्या होने चाहिए बेटा, लॉफुल एक्सपेंस होने चाहिए। आप बेटा डायग्नोस्टिक लैब है, आप डॉक्टर को कमीशन पे करते हैं, हमारे पास क्या करो, क्लाइंट को रेफर करो, कमीशन जाता है डॉक्टर को, तो वो कमीशन अनलॉफुल है, अगर P&L में डेबिट कर दिया डिसअलाउड हो जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में बिना उस खर्चे के बिजनेस नहीं चलता। आधी से ज़्यादा डायग्नोस्टिक लैब तो डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड है जी, केस रेफर करो, पर वो केस क्या है, मेडिकल अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली बेटा इलीगल है, अनलॉफुल है, अगर खर्चे देंगे तो डिसअलाउड। अब ब्रेक लेते हैं, लंच ब्रेक प्रॉपर, उसके बाद नेगेटिव लिस्ट पढ़ाता हूं आपको कि कौन कौन से खर्चे अलाउड नहीं है। जो अलाउड हैं वो तो कंप्लीट हो गए बेटा, ठीक है ना। नेगेटिव लिस्ट लिखेंगे, कौन कौन से खर्चे डिसअलाउड है। तो 144 हो रहा है बेटा घड़ी के हिसाब से, 2:15।